धारचूला मुंशियारी का आज भी 50% भूभाग नेटवर्किंग से वंचित है। आप तो पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते थे, अचानक आपके पुष्कर सिंह धामी के प्रति इतनी कड़वाहट जब तक आंखों में आदमी का पर्दा होता है, जितना मीठा दिखावे में आपको मुख्यमंत्री मिलेगा उतना आपको लगेगा कि कोई नहीं। इससे तो त्रिवेंद्र रावत लाख गुना अच्छा था। अगर महादेव भोलेनाथ ने सुना तो ये 5 साल पूरा नहीं कर पाएगा ये वाला। पुष्कर धामी के नाम पर अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो मैं आज भी कह रहा हूँ मेहनत भी करनी, 50 सीटें हम भी लाएंगे। हरीश धामी जी, आपको नहीं लगता कि पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचने जा रहे हैं? वो उस समय मुख्यमंत्री बने हैं जब मोदी जी के नाम पे अगर खुजली वाले कुत्ते को भी चुनाव लड़ाते तो वो भी जीत गया। 4 साल भ्रष्टाचार से सर के ऊपर तक डूबी हुई सरकार। जब पुष्कर धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जब चुनाव हार गए थे तो धामी होने के नाते मैंने ऑफर किया, मैंने उनसे कहा आप चुनाव लड़िए, धारचूला से मैं छोड़ दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी भाजपा में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी नैतिकता, मेरी सिद्धांत भाजपा से नहीं मिलते। तो पुष्कर सिंह धामी की आप तारीफ करते करते अचानक इतने विरोधी कैसे हो? नहीं तो एक चीज बताइए, जो ये जातिवाद धर्म की बात कर रहे हैं, इनके जितने शीर्ष लीडर हैं उन्होंने अपनी बेटियां मुस्लिम समाज में ही क्यों ब्याही है। 27 में हमारी सरकार बन रही है और सरकार बनेगी। मैं निश्चित तौर पे डीडीहाट विधानसभा के लोगों के लिए लड़ूंगा और उनको हक दिलाऊंगा। मेरा उन लोगों को स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार आते हम तुम्हें 4th क्लास से तुम्हारा उत्तीर्ण कराएंगे। कांग्रेस को एक लड़ाई लड़नी पड़ी गोरू से, अब एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है चोरों से। उसके बाद वहां से भी तो कुछ तीर आए ना। हरीश धामी सबसे भ्रष्ट विधायक हैं और हरीश धामी की जांच होनी चाहिए। जाति से धामी नहीं हूँ, अगर मेरी वंशावली देखेंगे तो मैं राणा खानदान से हूँ। हरीश धामी को भी सीमांत क्षेत्र के होने के नाते और 4थी बार के विधायक बनने पे जरूर सरकार जो है सम्मान दी। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, महेंद्र भट्ट आ जाए या पुष्कर धामी आ जाए, लड़े हरीश धामी के खिलाफ चुनाव। अपना जो इनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसको लड़ाए मेरे खिलाफ, मैं तैयार हूँ लड़ने को। अगर उसको भी अगर हरा के उसको भी छठी का दूध याद न दिला दिया तो मैं भी हरीश धामी नहीं। पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी आप लड़ने के लिए तैयार है? लड़ने के लिए तो क्यों, कौन सा भाई, मैं तो कह रहा हूं मोदी को ले आओ ना, पुष्कर धामी क्या है। आज जिनसे मैं मुलाकात करने जा रहा हूं और जिनको मैं आपके समीप लेके आ रहा हूं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीमांत की दमदार आवाज और सदन में सबसे ज्यादा दहाड़ने वाले हरीश धामी जी मेरे साथ हैं। धामी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है K24 न्यूज में। सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर K24 का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि K24 जिस तरह से सीमांत एरिया की आवाज़ को हमेशा जो है उठाने का काम करती है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सवालें तो बहुत है, आपसे बहुत कुछ पूछना है। आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से कहानी शुरू हुई थी, यानी कि जो 5 दिन का सदन चला था, सदन में सबसे ज्यादा बोलने वाले, सबसे ज्यादा दिखने वाले, सबसे ज्यादा मुद्दा उठाने वाले एक विधायक थे, उनका नाम है हरीश धामी। सर, इतनी एनर्जी के साथ आपने सवालों का जवाब मांगा सदन में और आप धामी सरकार को कटघरे में भी आपने घेरा, लेकिन मामला जो आपने उठाया उसके लिए आपके पुतले भी जले और कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा गया है कि हरीश धामी महिलाओं के विरोधी हैं। देखिए, जहां तक मेरी बात है, मेरी नैतिकता और मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक विधायक के साथ साथ एक सेवक हूँ उस क्षेत्र का, और किसी समुदाय का अगर अहित हो रहा है तो अगर कोई मुझे कह रहा है तो उस आवाज को उठाना, सदन में रखना, ये मेरी नैतिकता, मेरी जिम्मेदारी है। रही बात, अगर उसको सरकार का डिसीजन, सरकार अगर उस महिला की जो है जाति को अगर राइट मान रही, सही मान रही है, तो अन्य को क्यों नहीं। मैं तो एक चीज कह रहा हूं, अगर वो महिला अगर सही पाई जाती है तो ऐसे हमारी कई बहनें हैं, उनको भी अधिकार मिले। एक ही रसूखदार को ही क्यों, राजनीतिक परिवार को ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मानना है सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। और मैंने कहीं से कहीं कोई नागरिकता का विरोध नहीं किया, मैंने केवल अनुसूचित जनजाति की बात रखी है। तो जहां पे किसी समाज का या किसी का अधिकारों का अगर हनन हो रहा होगा, उनके हकू पर डाका पड़ा होगा, तो धारचूला मुंशियारी के सेवक होने के नाते सबसे पहले
वहां पर चट्टान की तरह खड़ा मैं रहूंगा। जी देखिए, आपके बयान के बाद जब आपने सदन में आवाज उठाई, हालांकि सदन में आपको पहली बार तो बोलने भी नहीं दिया गया, उसके बाद आपकी बुलंद आवाज के चलते आपको बोलने का मौका भी मिला और आपने मुद्दा भी रखा। हालांकि सदन के जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उन्होंने इस मुद्दे को कहा भी है कि इसको हम 1 महीने के भीतर देखेंगे भी। उसके बाद धारचूला में देखा गया कि आपके पुतले जले, धन सिंह धामी और महेंद्र बुदियाल साहब लगातार आपको कह रहे हैं कि ये महिलाओं के विरोधी हैं और लगातार एक महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, विकास करना चाहती है, उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, ऐसी बातें आपके लिए कह रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके जो चाहने वाले हैं, आपके समर्थक, उन्होंने 27 में आपको मुख्यमंत्री घोषित भी कर दिया है कि 27 में हरीश धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं भाई काम करता हूँ, जनता जो मुझे जिम्मेदारी दी उसको करने का काम करता हूँ। बाकी जिम्मेदारी तो पार्टी को किसको क्या किस पद पे देना है, पार्टी को देना है। और जहां पे भाजपा के मेरे मित्र महिला विरोधी कह रहे हैं, तो भाई मैंने महिला की ही आवाज पे तो आवाज उठाई है। जो पूजा ग्वाल है, उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि विधायक जी इस सीट पे ये महिला जो है अनुसूचित जनजाति की सीट पे गलत तरीके से बैठी हुई है। अगर बोरा कास्ट को अगर आप एसटी का दे रहे हैं तो फिर सारे बोरा जितने उनको दीजिए, जितने और लोग हैं उनको भी दीजिए, क्योंकि कास्ट हमेशा कोई भी जाति उसके बाप से संबंधित होती, मां से नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर उसकी मां से उसकी जाति अगर चिन्हित कर रही सरकार, नहीं परंपरा चला रही, तो फिर औरों को भी मिलना चाहिए ना, एक ही को क्यों। ये अनियमितताएं कहां से हुई धामी जी, कहां पर ये कमियां पाई गई? क्योंकि देखिए, जब भी चुनाव के लिए पर्चा भरा जाता है, जातियों से लेकर आपकी सारी जितनी भी चीजें होती हैं वो जमा की जाती है वहां पर सूची, और चेकिंग होती है पूरा। कहां कमियां लगती है आपको? देखिए, ये भाजपा की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो मैंने खुद गया, मैंने तहसीलदार से पूछा कि भाई आपने इसको किस आधार पर बनाया है। तो उन्होंने मुझे कागज दिए कि पहले से बना है। ठीक है, हमने कहा पहले से बना है। तो हमने एक आपत्ति दी कि इसकी जाति जो है बोरा है, इसके पिताजी नेपाल मूल के हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमने साक्ष्य पेश किए। उसके बाद मेरे संज्ञान में आया कि उसकी जो माँ है उसके भाई नहीं, तो उसके नाना नानी की जमीन उसके माँ के नाम चढ़नी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश सरकार का रवैया देखिए, अधिकारियों के रवैये देखिए कि उस जमीन को उसके माँ के नाम न चढ़ा के उस महिला के भाइयों के नाम और उसके नाम चढ़ा दिया। मंजुला बुदियाल की बात करते हैं। हाँ, मंजुला बुदियाल जी, जो सरासर नियम विरुद्ध है। अभी उसमें भी कार्रवाई होनी। नहीं, ये तो पहली बार क्षेत्र पंचायत लड़ी ना विधायक जी, इससे पहले भी वो जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ चुकी है। देखिए, जिला पंचायत लड़ी होगी तब हमारे संज्ञान में नहीं था ना, तब किसी ने आपत्ति नहीं दिया। इस बार जब वो ब्लॉक प्रमुख के लिए लड़ी तो पूजा ग्वाल के द्वारा मुझे आपत्ति दी गई कि विधायक जी ये तो जो है सामान्य की महिला है, जनजाति में शादी हुई है। अब जनजाति में शादी होने से जनजाति थोड़ी बन जाएंगे। तो दोषी किसको मानते हैं आप? ये देखिए, दोषी तो सबसे बड़ी दोषी तो मंजुला बुदियाल के, जिसने डॉक्यूमेंट्स बनाए जी, चाहे उसका पति कहें या मंजुला बुदियाल कहें, क्योंकि उसने शपथ पत्र भी दिया। दूसरा, जो अधिकारियों ने बिना उसमें जमीनी स्तर पर जाए हुए डॉक्यूमेंट्स की जांच की वगैरह उसको जो है जनजाति का सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ये बहुत बड़ा जो है अपने आप में एक मिस्टेक है। और मेरा ये मानना है उससे बड़ा मिस्टेक जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी उसकी मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार अगर किसी की जाति सर्टिफिकेट पर अगर आपत्ति आती है तो जिलाधिकारी को 2 महीने के अंदर उसका डिसीजन लेना होता है कि आप ओके है या गलत। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाके मुझे सदन में इस मामले को उठाना पड़ा। अब जब हमने सदन में इस मामले को उठाया तो अभी अब सदन से निर्देशित हुआ है कि जिलाधिकारी 1 महीने में इसका जो है फैसला करे। क्या लगता है आपको? जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे और हम उसी के आधार पर कोर्ट जाएंगे, हम न्यायपालिका जाएंगे। यहाँ पर महेंद्र बुदियाल भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में साक्ष्य हम मुहा देंगे। कोई बात नहीं, देना भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ। न्यायपालिका पे सबकी आस्था है और न्यायपालिका तो न्यायपालिका है, हम सब न्यायपालिका की शरण जाएंगे। लेकिन जो पहला एक चयन है, क्योंकि हम तो कोर्ट तब तक नहीं जा सकते ना जब तक हमको जिलाधिकारी के यहाँ से डिसीजन नहीं मिलेगा। हम तो 6 महीने से सब्र कर रहे हैं।
कि तत्कालीन जो जिला अधिकारी हैं उन पर तो आपने बहुत सारे सवाल दागे हैं, उनकी गुणवत्ता पर आपने कहीं ना कहीं सवाल भी उठाए हैं, आपने बहुत कुछ उनके बारे में कहा है, लेकिन जो अभी वर्तमान जिला अधिकारी उनके बारे में क्या कहना आपका कि काम करेंगे? देखिए, वर्तमान जो जिला अधिकारी है उसके नॉलेज में भी नहीं है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे थे। अच्छा। जो अपील है हम देखते हैं नए जिलाधिकारी के यहाँ भी कल जो है हमारी जो शिकायतकर्ता थी पूजा ग्वाल, जो दारमा से क्षेत्र की से बीडीसी मेंबर है, उसके जो है कल वो शिकायत पत्र वहां जमा हो चुके हैं। तो 1 महीने में देखते क्या डिसीजन आता है, और जो डिसीजन आएगा उसको ही हम जो है हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर गलत आया तो, और हम तथ्य देंगे न्यायालय के समक्ष कि भाई ये गलत तरीके से बना है। और मैं इतना जरूर कहता हूं अपने भाजपा के साथियों से कि अधिकारियों को आप दबाव में काम करा सकते हैं, लेकिन 1962 के अभिलेख जो भूमिधरी का अभिलेख है, उस अभिलेखों में आप कैसे जो है मंजुला बुदियाल को जो है एसटी घोषित कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आप जिले स्तर के तो कागजात बदल सकते हैं, जो अभिलेख आपके जिले में और अल्मोड़ा में जो अभिलेख पड़े होंगे उस समय के भूमि के, उससे सीधे सीधे साफ हो जाएगा कि मंजुला बुदियाल के नाना नानी तो एसटी थे, लेकिन मंजुला बुदियाल की माँ भी एसटी है, लेकिन उसका बाप जनजाति का व्यक्ति नहीं है, वो दूसरे देश का नागरिक है, तो सामान्य व्यक्ति है। हाँ, सामान्य व्यक्ति है। क्योंकि ये वही भाजपा है जिसने ओबीसी में, उत्तर प्रदेश के ओबीसी के लोगों को आपके नगर के चुनाव में उत्तराखंड में ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं करके इन हाउस में लाए थे, उसको जो प्रवर्त समिति को सौंपा गया था, उस समिति में मैं भी मेंबर था। विकास नगर इसका तो कट आउट 1950 है जी। विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी कहीं ना कहीं आपकी बातों पर मुहर लगाई है, उन्होंने कहा कि हाँ ये गलत है, ऐसा है। तो देखिए, मुन्ना सिंह चौहान जी भी जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको जनजाति का ज्ञान भी है, और जनजाति का जो कटआउट है वो 1950 है। तो भैया उसको कैसे बदल सकते हैं, और वैसे भी राज्य सरकार के हाथ में वो बदलना नहीं है। जनजाति का जो आरक्षण है भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद ही मिलता है। तो मेरा तो सीधा कहना है कि भाजपा के मित्र आए, और हम तो तैयार हैं न्यायपालिका से लेके देव दरबार तक। अभी तो मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, इतने अगर सच्चे हैं तो आए माँ को कोटगारी भगवती का जो मंदिर है, जो हमारा आस्था का केंद्र है, उस मंदिर पर ध्वजा पकड़ के कह दें कि भाई ये जो है गुंजी और बुद्धि की जनजाति है, तो मैं उसको भी मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो धामी हूं ना। बिल्कुल। तो भाई मैं तो न्यायपालिका के साथ साथ देव दरबार को भी पुकार रहा हूँ और वहां पर बुला रहा हूँ इनको, अगर ये सच्चे आए बताएं अपनी सत्यता, अगर नेपाल मूल नहीं है तो। नहीं, आप सदन में आवाज उठा रहे थे, लेकिन सदन के बाहर धारचूला और मुंशियारी में कहीं ना कहीं राजनीतिक चरम पर थी। एक तरफ तो आपके पुतले जलाए जा रहे थे, आपके नाम के वहां पर नारे लग रहे थे कि महिला विरोधी और कास्ट विरोधी दुनिया भर की चीजें कहा जा रहा था। दूसरी तरफ आपके जो समर्थक थे वो कह रहे थे कि इस बार 27 में हरीश धामी विधायक नहीं अब मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या ये उनका प्यार था या हरीश धामी जी पीआर था? देखिए, धारचूला मुंशियारी की जनता का जो मेरे पे एहसान है, जो उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया है, और आप जब देखते हैं कि मैं हाउस में जिस एनर्जी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ, एक हाउस में क्या हर जगह मैं अपने क्षेत्र के लिए जो लड़ता हूँ, चाहे अपने सरकार के खिलाफ ही काली पट्टी बात किए जाने का मामला हो, ये सब एनर्जी मुझे मेरे क्षेत्र की जनता से मिलती है। उनका जो प्रेम, जो आशीर्वाद है, वही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और ठीक है, कार्यकर्ता है, उनका भाई उनकी भावनाएं हैं, उनकी आस्था है कि भाई हमारा विधायक आगे बढ़ेगा, ऊंचे पद पर जाएगा तो क्षेत्र का विकास होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि आपने कहा कि वो उनके कहीं ना कहीं प्यार है, लेकिन 2027 में अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो हरीश धामी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? देखिए, ये तो हाईकमान का मामला है, लेकिन इतनी जरूर है कि 2027 में हरीश धामी को भी सीमांत क्षेत्र के होने के नाते और चौथी बार के विधायक बनने पे जरूर सरकार जो है सम्मान दी, ये मैं कह सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं हरीश धामी जो है लगातार क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, और अपने क्षेत्र के अलावा आपने डीडीहाट की भी आवाज बनने की कोशिश की। लगातार डीडीहाट विधानसभा को भी आप मालिकाना हक देने की बात करते हैं, और वहाँ जैसे आपने अपने विधानसभा को एक अलग दर्जा दिया है, और ऐसे ही सीमांत के होने के नाते डीडीहाट के लिए भी आप आवाज उठाते हैं। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ
27 में हमारी सरकार बन रही है और सरकार बनेगी। मैं निश्चित तौर पे डीडीहाट विधानसभा के लोगों के लिए लड़ूंगा और उनको हक दिलाऊंगा। जिस तरह धारचूला मुंशियारी को अन्नवाल जाति के तहत ओबीसी का आरक्षण मिला है, उसी तरह डीडीहाट के लिए भी हम लड़ेंगे और डीडीहाट के लोगों को अन्नवाल जाति का आरक्षण दिलाने का काम कराएंगे। क्योंकि जिस भौगोलिक परिस्थिति में, जिस वेशभूषा में हम रहते हैं, वही सेम भौगोलिक परिस्थिति उसी वेशभूषा में हमारा डीडीहाट विधानसभा भी है। तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, उनको जो है ओबीसी का आरक्षण भी दिलाएंगे। और जो भूमिधरी का अधिकार का मामला है, ये मैंने कोई पहली बार नहीं उठाया है। भूमिधरी का मुंशियारी, नया बस्ती से लेके आपका बिंदु खत्ता, जो है बग्गा चौवन, मुंशियारी, कोपा, ये जो हमारे कुमाऊं के जितने भी जो एरिया हैं जहां पर लोगों पे आज भूमिधरी का तलवार उनके गर्दन पर लगी हुई है, इन हर मामलों को मैंने हर विधानसभा में उठाया। 2018 से मैंने इनको उठाने का काम किया, 17-18 से। और मैं आज भी कह रहा हूं, जब लोग उन जगहों पर रहने को तैयार नहीं थे, तब हमारे लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करके वहां पर अपना आशियाना बनाया, उसको जो है उपजाऊ बनाया, वहां पर रहने लायक बनाया। अब जब कुछ उनको अच्छी उम्मीदें, उनके जो है सपने उजागर हो रहे थे, कुछ उनको लग रहा था कि अब अच्छे दिन आएंगे, तो सरकार की जो एक तलवार उनके गले में लटकी है, उस तलवार को जो है रोकने का काम करेंगे। हरीश धामी सच बोलने के लिए जाने जाते हैं और गुरेज नहीं करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अच्छा काम करने वाले की तारीफ भी करते हैं। पुष्कर सिंह धामी के 4 साल और भाजपा कहती है बेमिसाल। हरीश धामी कैसा देखते हैं? 4 साल भ्रष्टाचार से सर के ऊपर तक डूबी हुई सरकार, मैं कह सकता हूँ। उत्तराखंड में, या मैं मानता हूं कि देश में, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जो इन 4 सालों में हुआ। जब पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री, जब चुनाव हार गए थे, तो धामी होने के नाते मैंने ऑफर किया था। मैंने उनसे कहा आप चुनाव लड़िए, धारचूला से मैं छोड़ दूंगा। और मैंने इतना कहा कि आप मेरे क्षेत्र का जो विकास रह गया है वो विकास आप पूरा करेंगे, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भावनाओं में काम करता हूँ। और मेरा मानना था कि जिस तरह माननीय हरीश राव जी ने धारचूला मुंशियारी के लिए काम किया, उसी तर्ज पे, क्योंकि उनको ज्यादा समय नहीं मिला, तो मैंने कहा पुष्कर भाई अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, मैंने कहा धारचूला मुंशियारी में सड़क है, वहां की जो है नेटवर्किंग की सुविधा है, स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है, ये अगर सॉल्व हो जाएगा तो मैंने कहा भाई अगली बार हरीश धामी को जनता अपने आप चुनेगी। मेरा लालच ये था, मेरा लालच ये नहीं था कि मैं भाजपा में ज्वाइन हो जाऊंगा, ये हो। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कभी भाजपा में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी नैतिकता, मेरी सिद्धांत भाजपा से नहीं मिलते, क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं और मैं तो उस पार्टी का जो है सिपाही हूं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। और मैं आज कह सकता हूं कि भाजपा का एक लीडर बताइए आप जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, परिवार से संबंधित रहा हो। क्यों पुष्कर सिंह धामी भी तो सैनिक पुत्र है। सैनिक पुत्र है, ठीक है, सैनिक पुत्र होना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन आप किस पार्टी में है? वो तो सर, आप सैनिक पुत्र है तो सैनिक पुत्र, वो सैनिक पुत्र है तो कोई बड़ी बात होना, ये तो फिर नहीं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा मैं सैनिक पुत्र हूँ बड़ी बात, लेकिन मैं ये है कि मैं ये कहता हूँ मैं सैनिक पुत्र हूँ। अगर गोली खाऊंगा तो सीने में खाऊंगा, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। तो पुष्कर सिंह धामी की आप तारीफ करते करते अचानक इतने विरोधी कैसे हो? देखिए, मैंने जब भी क्षेत्र की बातें कही उन्होंने कहा करेंगे, और कुछ हद तक आपदा या कई जगहों पर उन्होंने क्षेत्र के लिए विकास के लिए दिए भी उसने। लेकिन मैंने एक मांग उनसे करी कि भाई मेरे यहाँ ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके लोग जो एक खड़ंचे के नाम पर करोड़ों रुपए के जो बंदर बांट हो रही, इसको रोक दीजिए। मैंने कहा गलत हो रहा, या फिर मैंने कहा वो खड़ंचा बने धरातल पे, ऐसी जगह बने जहां लोगों को उसका यूज हो, लेकिन वो हुआ नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे ये था कि भाई पुष्कर धामी जी जो है मेरी विधानसभा से भ्रष्टाचार करा के जो है अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। अपने खर्चे से बीएसएनएल टावर लगाने की क्या जरूरत पड़ी हरीश धामी को? देखो, मैंने अपने खर्चे से नहीं लगाया, जनता का पैसा था, विधायक निधि का था। उस क्षेत्र में मोबाइल की बहुत बड़ी दिक्कत थी, मोबाइल टावर। तो मैंने एक प्रयास किया, सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि भाई विधायक निधि से भी टावर में पैसा दिया जा सकता है। ये जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे तब तो पहली घंटी बजी थी, लोग तो कह रहे हैं कि वहां पर अब नेटवर्क दुरुस्त रहेगा, 4G 3G 5G आएगा कह रहे थे, तो फिर आपको विधायक निधि से खर्च करने की क्या जरूरत? देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत बात है ना। मैंने तो आपके जो है 2017
कि चुनाव के बाद ही मैंने वहां पर टावर लगाने के लिए पैसा दे दिया था समकोट में। और आज भी ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, धारचूला मुंशियारी का आज भी 50% भूभाग नेटवर्किंग से वंचित है। मैं कल जब आ रहा था तो मैं तल्ला जोहार क्षेत्र से मुझे हमारे कार्यकर्ताओं के फोन आए कि बहुत से ऐसे हैं बुजुर्ग जिनके पास मोबाइल नहीं है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई व्यक्ति मुंशियारी गैस गोदाम जाके गैस बुक कर सके ऑफलाइन। मैंने जिलाधिकारी से कहा, मैंने कहा भाई आप तल्ला जोहार में कैंप लगाइए, तल्ला जोहार है, गोरीछाल है, धारचूला में जिन एरिया में मोबाइल टावर नहीं है या जो व्यक्ति निराश्रित हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, मैंने कहा वहां पे उसके गैस कार्ड के साथ एक शिविर कैंप कराइए, वहां पर उसकी गैस बुक हो जाए ताकि उनको गैस मिले। नहीं तो धारचूला और कई जगह तो ऐसी स्थिति है जब वो नेटवर्क में आते हैं तब वो टावर जो है ऑनलाइन गैस बुक करते हैं, फिर उनका नंबर जब आएगा तब गैस भरते हैं। अगर एक आदमी गैस के लिए मुंशियारी जाएगा तल्ला जोहार से, आने जाने में उसका आना जाना खाने में 500 रुपए खर्च हो जाएंगे, और उसके बाद भी गैस मिले या ना मिले कोई सियोटी नहीं है। तो भाई गरीब आदमी को जब 2 वक्त की रोटी अपने जो है व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है तो 500 रुपए अगर एक ही बार में खर्च हो जाएगा तो कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपके क्षेत्र में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक व्यक्ति को 5,000 रुपए करीब चुकाने पड़ते हैं। उसकी वजह है कि आपके क्षेत्र से पिथौरागढ़ पहुंचने में कम से कम 5,000 की गाड़ी बुक करनी पड़ती है, उसके बाद लाइन में लगकर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो इसके लिए आप लगातार प्रयासरत रहते हैं, आवाज उठाते हैं, सरकार सुन नहीं रही, तो क्या करेंगे आप? अगला कदम हरीश धामी का? देखिए निश्चित तौर पे सरकार जो है कहती कुछ है करती कुछ और है। स्वास्थ्य एक मंथन 2017 से 22 के बीच में सम्मानित मंत्री धन सिंह रावत जी ने रखा था देहरादून में, उसमें मुझे भी बोलने का अवसर दिया गया था। मैंने वहां पे एक सुझाव दिया था, मैंने कहा उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हम वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को जो है सर्जन या स्टाफ के हम परमानेंट नहीं रख सकते। तो मैंने कहा एक काम करें कि हम हर तहसील मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय में हॉस्पिटल वेल कंडीशन का हॉस्पिटल बनाएं, सारा उसमें इक्विपमेंट रखें और टेक्नीशियन वगैरह वगैरह जो भी है वहां पर रखें। एक हम जो है फिजिशियन वहां पर रख दें, बाकी हम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर यहाँ के हॉस्पिटलों में जो स्पेशलिस्ट हैं जो सर्जन हैं उनके हम 4-4, 5-5 दिन की जो है ड्यूटी उन हॉस्पिटलों पर लगाएं। वो जाए टाइम फिक्स हो, जाके चेकअप करे, ऑपरेशन करे, आ जाए, फिर कुछ दिनों के बाद चले जाए, जिससे हमने कहा स्वास्थ्य सेवा भी बहाल होगी और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा भी मिलेगी। लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि हम हल्द्वानी में अगर पेशेंट को लेते हैं तो हल्द्वानी में हमारा रेफर सेंटर है, जहाँ पे कि सुशीला तिवारी जैसे मेडिकल कॉलेज हमारे हुआ करते थे, और पिथौरागढ़ में हमारा बनता है मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बनता है, लेकिन ये सब हमारे लिए रेफर सेंटर, कहीं पे कोई सुविधा ही नहीं। कागजों में एक तरफ से सफेद हाथी इसको हम कह सकते हैं। तो किसी को मैं देखता हूं तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा अगर रेफर होते तो या तो बरेली भेजा जाता है या फिर एम्स से देहरादून के लिए किया जाता है ऋषिकेश के लिए। लेकिन एम्स की हालत आपको पता है, एम्स में किसी सुनवाई होती है, ये लोगों को समय नहीं मिलता। तो ऐसे में या तो फिर सरकार एक काम करे, एम्स में हर तहसील का जो है एक कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है वहां पे एक अधिकारी की नियुक्ति कर दे। जो भी पेशेंट वहां पे जाए वो भाई उस अधिकारी से मिले, और उस अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस पेशेंट को वहां पे एडमिट कराना, उसका जो है उचित इलाज कराया जाए, तब भी स्वास्थ्य में सुधार हो सकती है। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं जिनको रास्ते में प्राण त्यागने पड़ते हैं, जैसे हमारा कनार जैसा दुर्गम क्षेत्र है, मेतली जैसे दुर्गम क्षेत्र है, हमारा धारचूला का सुआ क्षेत्र है, ऐसे इन एरियाओं के लोग, हमारा कोयटी से ऊपर सेमली का क्षेत्र है, बमनगांव सेमली का, यहाँ से हमारी कई बहनें परसों पीड़ा से रास्ते में प्राण त्याग देते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा महिलाओं के लिए गाइनो, हमारे पिथौरागढ़ महिला हॉस्पिटल में ढंग के गाइनो नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय है। ये तो स्वास्थ्य की बात है हरीश धामी जी। कहा जाता है कि आपके यहाँ शिक्षा के भी बड़े बुरे हालात हैं, क्योंकि यहाँ की जो बालिकाएं हैं, कई बार एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरह वो स्कूल जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के साथ समन्वय बनाने की जगह हरीश धामी लगातार आवाज उठाते हैं और सदन में सरकार को ललकारते हैं। देखिए समन्वय बनाने का कोशिश तो किया ना, ये पूरे 3, 3.5, 4 साल उसी में तो लगाए कि भाई चलो यार मैं झुक जाता हूँ, कुछ तो मेरे क्षेत्र का भला हो। मैंने तो कुर्सी भी दाव पे लगा दी थी कि भाई इसी बहाने मेरा काम कर दे, मेरे क्षेत्र का काम कर दे।
अगर ये काम करते तो उसकी वाहवाही हरीश धामी को थोड़ी मिलती, इन्हीं को तो मिलती, लेकिन इनके पास समझ है ही नहीं। देखो हरीश धामी ने जो हमारा 25वीं वर्षगांठ था उसका विरोध इसीलिए किया हाउस में, इसीलिए मैंने वक्तव्य दिए कि इस उत्तराखंड में आज हम रजत जयंती मनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन असली रजत जयंती उत्तराखंड में अगर किसी को मनाने का अवसर मिला है तो जनप्रतिनिधि जो प्रधान या ब्लॉक प्रमुख तक सीमित होते, वो मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए 3-3 4-4 बार, और उसमें आपने अपना नाम भी किया। बिल्कुल, ये तो मैं 2018 में भी बोला था। मैंने कहा या फिर ठेकेदारों को या अधिकारियों को, इन्हीं को तो मौका मिला है। आम जनमानस जिस हालत में उत्तर प्रदेश में थे उससे भी बुरे हाल में आज इस उत्तराखंड में है। हमारे जिस भाइयों ने, जिस मात शक्तियों ने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी दुखी होगी कि हमने ऐसे उत्तराखंड की परिकल्पना के लिए तो अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। आज दुख होता है। आज भी आप पहाड़ों में देखिए, अधिकारी जाने को तैयार नहीं। मैं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरे मुंशियारी में देख लीजिए। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार आई, तब से एसडीएम है नहीं। अभी मुश्किल से 10 दिन पहले एसडीएम आया था, फिर उसको पूर्णागिरी ड्यूटी में लगा दिया गया। भाई सबसे दुर्गम क्षेत्र, आपदाग्रस्त क्षेत्र, सबसे ज्यादा जहां पे हिमपात होता है, जिसमें जो है आपके भूकंप में 5 जोन में जो क्षेत्र रखा गया, अगर वहां पे आप अधिकारी नहीं रख पा रहे हैं जिनसे लोगों का रोज का काम पड़ता है, तो फिर आप कैसे उत्तराखंड राज्य में आप रजत जयंती मनाने की बात कर रहे हैं? आप लगातार सीमांत के लोगों को आप कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं सीमा के प्रहरी, निःशुल्क प्रहरी के रूप में है, उसके बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है सरकार? यही तो सरकार की जो है कमी है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, सीमांत में चाहे मेरी विधानसभा क्या, पूरे उत्तराखंड के जो सीमांत के क्षेत्र हैं, जो वहां पर निवास करते हैं, वो निःशुल्क सीमा के प्रहरी हैं। उनको सरकार कुछ नहीं दे रही, फिर के भी वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आपने देखा नेपाल माओवाद से ग्रस्त था, मेरे धारचूला एरिया में कहीं कभी कोई ऐसी घटना घटी हो, मतलब ही नहीं है। 1962 की जब लड़ाई हुई तो जो हमारा ब्यास घाटी है, आदि कैलाश वाला, ओम पर्वत वाला रूट, उस एरिया में क्योंकि सड़क नहीं था, सैनिकों को रसद सामग्री पहुंचाने का काम उस गांव के लोगों ने किया है। उस ब्यास घाटी के, उस चौदास घाटी के, उस दारमा घाटी के लोगों ने किया। वो ऐसी जोहार की तरफ से कहें तो मल्ला जोहार के लोगों ने किया। लेकिन उनको आज भी क्या मिला? जब देश का प्रधानमंत्री आया, सड़क जाने के बाद उनको एक आशा की किरण जगी कि अब तो भाई प्रधानमंत्री जी भी आ गए, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं, हम होम स्टे बनाएंगे, कुछ रोजगार करेंगे। तो सरकार ने वो जमीन भी छीन ली। जनजाति के लोग जहां पे अगर 5 साल बैठ गए तो स्वतः ही उस जमीन में उसको स्वामित्व का अधिकार मिलता है। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुंजी में लोग रह रहे थे, उनकी जमीनें सरकार छीन रही है। अब ये बताइए, जो ऑलरेडी शिवधाम है, जहां पे भगवान शिव साक्षात हैं, वहां पर शिवधाम बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? 1500 से ऊपर नाली जमीन एक्वायर करने की क्या जरूरत पड़ी पर्यटन विभाग को? भाई अब एक्वायर करने के बजाय सिस्टमेटिक तरीके से गांव के लोगों से होम स्टे बनवाते, वहां पर कुछ संसाधन, अच्छे से संसाधन जोड़ते, वहां के लोगों को आप जो है प्रोत्साहन करते, तो उसका फायदा होता। अब 1500 नाली जमीन तो जो लोगों के पास, जो उनके पोजीशन में थी, वो तो आपने ले ली, तो अब उनके दिल में क्या बीत रहा? और एक खतरा उनको हमेशा बना रहता है कि सरकार कब हमारी ये जो कुछ जमीन है उनके पास बची है कब छीन लेगी। जबकि मैंने सरकार को प्रस्ताव दिया, मैंने कहा 2-2 या 5 नाली जमीन आप एक जगह पे एक्वायर करके इनको दे दो, जहां पे ये होम स्टे बनाए, इनको स्वामित्व का अधिकार देके, तो ये फिर भी खुश होंगे। भाई आप उन सीमांत के लोगों को छेड़ोगे, उनके साथ नाइंसाफी करोगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए वो खतरे का संकेत है। मेरा ये मानना है, जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी आए, मैं भी खुद उसमें था, और उस क्षेत्र के लोगों ने उनको अपने पलकों में बैठा, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि वहां की सारी जमीन आपने शिवधाम के नाम पर कब्जा कर लिया। जो जिनके पोजीशन में थी उनको हटा दिया, या जो कुछ लोगों के कई समय से वहां छोटे छोटे होटल ढाबे बने थे उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोर्ट में वो बेचारों को कभी न्यायालय में पहुंचा दे रहे। तो ये कहीं न कहीं पर्वतीय क्षेत्र के सीमांत के लोगों के साथ भीतरघात है। हरीश धामी एक दमदार विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, और
सीमांत में आपकी लहर मानी जाती है। पहली बार जब मुंशियारी में नगर पंचायत बना तो पहला व्यक्ति जो चुनाव लड़ा और जीता वो निर्दलीय था। पहले कांग्रेस का भी बताते हैं, खुद मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने अपने आप को हरीश धामी का हनुमान बताया था। और जीतने के बाद 1 साल के भीतर भीतर भाजपा में चले गए हैं वो। और उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि उनके आने से शुभ संकेत है कि धारचूला विधानसभा 27 में भाजपा के पास आएगी। क्या कहना है? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना, महेंद्र भट्ट आ जाए या पुष्कर धामी आ जाए, लड़े हरीश धामी के खिलाफ चुनाव, वो तो मैदान में पता चलेगा। देखिए, पहाड़ी में एक किस्सा है, जुए के लिए घाघरा नहीं खोला जाता। तो एक व्यक्ति अगर कोई चले गया तो उसके लिए क्या दिक्कत है? पंचायत के चुनाव तो होते ही भाई आपके आपसी भाई बिरादरी में गांव क्षेत्रवाद पर होता है। विधानसभा का चुनाव है, मैं तो कह रहा हूँ सब मिल के आए, अपना जो इनका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसको लड़ाए मेरे खिलाफ, मैं तैयार हूं लड़ने को। अगर उसको भी अगर हरा के उसको भी छठी का दूध याद न दिला दिया तो मैं भी हरीश धामी नहीं। तो ऐसी धारचूला मुंशियारी की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया। तो पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी आप लड़ने के लिए तैयार है? लड़ने के लिए तो क्यों, कौन सा भाई, मैं तो कह रहा हूं मोदी को लिया हो ना, पुष्कर धामी क्या है? अगर देखे तो पुष्कर धामी तो मुझसे 6 महीने जूनियर है ना विधायक। अब मैं कंटिन्यू 3 बार का विधायक हूं, वो तो एक बार चुनाव हार के 6 महीने बाद जो है चुनाव लड़के बने हैं। तो मैं तो उससे सीनियर हूं, मैं कह रहा हूं आए चुनाव लड़े, मुझे कहां दिक्कत है। हरीश धामी घबराने का नाम नहीं है। अगर देखो, जिसके साथ धारचूला मुंशियारी की मात शक्ति, वहां के युवाओं का, वहां के बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो व्यक्ति किसी भी मैदान में घबराने के लिए नहीं बैठा है। घबराने के लिए तो हरीश धामी सिर्फ धारचूला तक ही सीमित नहीं, पूरे उत्तराखंड में आप कहीं ना कहीं इस विधानसभा सत्र के बाद तो आपकी लहर है। हमने भी कई बार फेसबुक और अपने चैनल पर डाला तो लोगों का कहना है कि सत्र विधानसभा में हरीश धामी जैसा विधायक होना चाहिए। क्या पुष्कर सिंह धामी किसी और अन्य विधानसभा से लड़ना चाह रहे हैं या कहीं भी लड़े तो हरीश धामी उनको टक्कर देने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है क्या जाने के लिए? देखिए, मैंने धारचूला मुंशियारी के लिए काम किया है, तो मैं एक चीज कहूंगा कि जब तक वहां की जनता मुझे वहां से नहीं हटाएगी तब तक मैं उस क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोग तो अफवाह कर रहे थे हरीश धामी डीडीहाट की ओर जा रहा है। भाई, मैं डीडीहाट जा नहीं रहा था, मैं डीडीहाट अपनी पार्टी के लिए वहां पर जो है जगह बना रहा था, काम कर रहा था कि भाई, क्योंकि डीडीहाट भी मेरे विधानसभा से लगा हुआ है, उसी तरह हमारा कपकोट लगा हुआ है। तो मेरा काम है, मैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, जिस पार्टी ने मुझे से एक साधारण परिवार के एक सैनिक के बेटे को 2012 में चुनाव में जो है टिकट दिया, तो उस पार्टी का ऋण कैसे चुका सकता हूँ? डीडीहाट में नगर तो आप ले ही आए ना? नहीं, वो मैं नहीं लाया। डीडीहाट के जो हमारे कांग्रेस के लोग थे और जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, ये उनकी काबिलियत थी, उनकी मेहनत है, वो सब एकजुट हुए। हाँ, मैं डीडीहाट की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी कई बार वहां पे गया उनके लिए वोट मांगने, और डीडीहाट की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। नहीं, उसके मेन किरदार अगर जोहरी में कहूँ तो वो तो हरीश धामी नहीं, हरीश धामी नहीं, वो डीडीहाट के लोग हैं। हरीश धामी तो केवल एक कार्यकर्ता के रूप में वहां पे मांगने गया था, और उसके लिए मैं डीडीहाट का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और हम सब मिलके नगर पंचायत की सीट ले आए। और मैं वादा कर रहा हूँ आज भी, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई 27 में, तत्काल मैं अपनी सरकार से लड़के भी डीडीहाट को भी अन्नाल समुदाय के तर्ज पर ओबीसी का आरक्षण दिलाने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। और वहां के जो भूमि धरी का अधिकार का मामला है, मैं उसके लिए भी लड़ूंगा और वो भी अधिकार दिलाने का काम करूंगा। जनपद पिथौरागढ़ की 4 सीटों में 2 सीटों में आपका कब्जा है, यानी कि कांग्रेस का कब्जा है, 2 सीट भाजपा के पास है। कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस 3 की बात कर रही है, भाजपा कह रही है 4 के 4 हम लाएंगे। तो क्या कहना आपका कि डीडीहाट को कैसे मानते हैं आप? देखिए, भाजपा की तो मैं नहीं कह सकता। हमारे बड़े भाई मयूख महर जी हैं पिथौरागढ़ से, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो पिथौरागढ़ की 4 सीटें कांग्रेस अपनी झोली में डालेगी। देखिए, डीडीहाट में जितना प्रभाव माननीय मयूख महर जी का है उतना किसी का नहीं, उसी तरह उनका जो प्रभाव गंगोली हाट में किसी का नहीं है। तो निश्चित तौर पे
हम चारों सीटें जीतेंगे। और मैं तो हमेशा अपने सीनियरों के पीछे खड़े रहने का मैं जो है पीछे खड़ा रहता हूँ। मुझे कभी आगे जाने की जो है वो ख्वाहिश नहीं है। जब जहां जाना हो तो अपनी जनता अपने आप भेजेगी। बाकी इतना है कि भाजपा गलतफहमी में है तो आए लड़े मैदान में, चुनाव मैदान में। और जहां पर धारचूला की बात है तो मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री आए ना चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए चुनाव वर्ष है धामी जी, ये चुनाव वर्ष है और चुनावी वर्ष से लेकर यानी कि 4 साल अगर हम पुष्कर सिंह धामी के गिने पूरा कामकाज का उनका लेखा जोखा अगर करें तो जिहादों के भी नाम बने हैं। थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं कितने जिहाद आ गए। क्या अब राजनीतिक सिर्फ जिहादों तक ही सीमित रहेगी, धर्म और पंथ पर ही टिकेगी, या फिर राजनीति का कुछ स्वरूप बदलेगा, या फिर कुछ और तरीके की शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर भी बात होगी या कभी? देखिए, भाजपा हमेशा जातिवाद पे ही राजनीति करती है और अब तो बहुत अति हो गया। मैं कहता हूं गलत व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए, दोषियों को दंडित होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति की गलती पूरी समाज को नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड देवभूमि है जहां पे हमेशा भाई लोग सत्यता पे लड़े हैं, सत्यता पे आगे आए हैं। अगर वहां पे इस तरह की प्रक्रियाएं होंगे जिस तरह का भ्रष्टाचार आज हो रहा है, कभी कोई आके लूट जा रहा है, कभी कोई आके लूट जा रहा है, ये पहली बार देख रहा हूं। ये स्थिति पहली बार हुई है। ये हरीश धामी से मत पूछिए ना, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं से पूछिए, उनके जो ठेकेदार हैं उनसे पूछिए कि उत्तराखंड राज्य में हो क्या रहा है। वो तो कहते सब चंगा सी गलत है। इसका मतलब आप भाजपा के ग्रास रूट जो मेन कार्यकर्ता वहां तक नहीं पहुंचे, वो भी सब परेशान है। केवल चमचों की और दलालों की चल रही है, आम जनमानस का कुछ नहीं हो रहा है। चाहे आप अधिकारियों से पूछिए, कर्मचारियों से पूछिए, नहीं आम जनता से नहीं। अब देश में देखिए, देश की बात करते हैं, चाहे मैं प्रदेश की बात, जितनी प्रदेश और देश की बात करता हूं मैं, देश में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है। गैस कितनी महंगी हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, हमको मोदी ही प्रधानमंत्री चाहिए। और उत्तराखंड में कितना भी क्राइम बढ़े, कितना भी कुछ बढ़े, हमको भाजपा ही सरकार चाहिए। ये क्या सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरी है या फिर ग्रास रूट पर जनता कह रही है? ऐसा क्यों है, क्यों प्लांट ऐसी चीजें होती है? देखिए, भाजपा हमेशा जो भाजपा का जो प्राइमरी जो है ना विद्यालय, वो इतना स्ट्रांग है कि अगर 10 लोग सत्यता पे बोल रहे होंगे और एक भाजपाई झूठ पे बोल रहा होगा तो वो 10 में भारी पड़ेगा झूठ को सच करने। तो ये भाजपा के जो है प्राइमरी स्टेज से ही जो शिक्षा दीक्षा है ये उनकी ये है। नहीं तो एक चीज बताइए, जो ये जातिवाद धर्म की बात कर रहे हैं, इनके जितने शीर्ष लीडर हैं उन्होंने अपनी बेटियां मुस्लिम समाज में ही क्यों ब्याही है? और उनके बच्चे क्यों नहीं सेना में जा रहे हैं, या उनके बच्चे क्यों नहीं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं? बच्चे उनके पढ़े विदेशों में, उनके बच्चे जाएं जो है कॉर्पोरेट की ओर, और हमारे बच्चे सेना में या फिर सरकारी स्कूलों में या फिर उत्तराखंड का युवा होटलों में ही जाए। ये कहाँ तक जो है सही है? मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड के विशेषकर बेरोजगार युवाओं को आगे आना चाहिए, पूछना चाहिए नेताओं से कि भाई आपका परिवार या आप क्या कर रहे हैं, आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया। अगर नहीं पूछेंगे तो आने वाला समय बड़ा कठिनदायक होगा, क्योंकि कुछ समय में अब अगर परिसमन होता है तो पहाड़ का तो वैसे ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सीटें कम होनी, पहाड़ की कम होनी। ऐसा क्यों होता है? परिसमन पर अगर देखा जाए तो पहाड़ की सीटें कम हो रही हैं और मैदानी सीटें बढ़ रही है। ये परिसमन पर आपने बहुत अच्छे सवाल किया, उठाया आपने मुद्दा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहाड़ के लिए ही हमने उत्तराखंड को अलग मांगा था और पहाड़ की राजधानी मांगी थी। कहीं ना कहीं पहाड़ प्लेन में समाया जा रहा है। इसके पीछे दोषी कौन है हरीश धामी जी? जो परिसमन के समय बैठे होंगे पद पे। देखो, मेरा ये मानना है उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य में पहाड़ मैदान का एक तो मामला खत्म होना चाहिए, मैदान में जनसंख्या पर सीट बनाई जानी चाहिए और पहाड़ में क्षेत्रफल पे, क्योंकि पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वहां पर जब तक हम क्षेत्रफल पे सीटें तय निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम पहाड़ का विकास नहीं कर सकते हैं। और हमको ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, नेपाल राष्ट्र से सीख लेनी चाहिए।
नेपाल का मुक्तिनाथ वाला जो एरिया है सांसद का, वो जब मैं पिछली बार गया था 2 तारीख को, तो मुझे वहां पता चला कि 1500-1600 वोटों में वहां सांसद है। बताओ। और यहाँ पहाड़ में है 1 लाख वोटरों में भी सीट कम होने की स्थिति आ रही है। बताइए, जबकि आपके खुद जनपद पिथौरागढ़ से कर्नाली सिन्हा कट गया, आपके क्षेत्र के 5 से। मैं आपको एक वही पहाड़ का उदाहरण दे रहा हूँ। पहाड़ का विधायक अगर 5 साल लगातार भी अपनी विधानसभा घूमते रहे तो पूरी विधानसभा के हर गांव और उसके तोक नहीं पूरा कर सकता। मैदान में तो भाई हम सुबह निकले तो शाम तक पूरी विधानसभा घूम के हम घर आ सकते हैं। पहाड़ में ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कई कई जगह तो ऐसे हैं कि जहाँ एक गांव को घूमने के लिए हमको 4-4, 5-5 दिन चाहिए होगा। उसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, कहीं रास्ता है, कहीं नहीं है, कहीं एक घर यहाँ बैठा है तो एक घर जो है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है। तो ये पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति है। आप ही का लगा लीजिए, अगर आप मतकोट अपने घर से निकलते हैं, अगर नाचनी आपको होकर आना है तो पूरा दिन लगेगा। हाँ, पूरा दिन। और वैसे मैं अगर धारचूला के गांव में जाना चाहता हूं तो पूरा दिन वहां के लिए भी चाहिए, और उसमें भी एक ही गांव जा पाऊंगा, मैं 2 गांव नहीं कवर कर सकता। और अगर मैं मल्ला जोहार की ओर जाने लग गया, माइग्रेशन की ओर, तो वहां तो मुझे 5 दिन चाहिए होंगे, 2 दिन जाना 2 दिन आना। ऐसी दारमा 14 तो चलो हम एक दिन में जा सकते हैं, दारमा है या ब्यास वैली है, एक दिन आना 1 दिन जाना तो हमको ऐसे ही चाहिए। फिर गांव में एक दिन में एक गांव, अगर हम कुटी चले गए तो कुटी के बाद एक ही और गांव कर पाएंगे, दूसरे गांव को तो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे दुर्गम स्थितियां हैं, और मेरा तो ये मानना है कि भाई सभी राजनीतिक दलों को एक होकर मैदान में जनसंख्या पे और पहाड़ में क्षेत्रफल पे जो है परिश्रमण के सीटों के लिए मांग करनी चाहिए, तभी पहाड़ का विकास होगा और मैदान का भी विकास होगा। हरीश धामी जी, आपको नहीं लगता कि पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचने जा रहे हैं? एनडी तिवारी के बाद वो दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो लंबे समय, यानी कि अब हैट्रिक की बात कर रहे हैं, अगर वो हैट्रिक कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड के शासनों में से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर आप पुष्कर धामी की तुलना स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी से करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। मैं तो समय की बात, देखिए, नरेंद्र तिवारी जी ने उत्तराखंड में विकास किया। हमने विकास की बात नहीं, हमने समय की बात, समय के साथ साथ विकास किया। भाई माननीय पुष्कर धामी जी के समय में हो क्या रहा है? विकास तो हो नहीं रहा है, बस जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा और भ्रष्टाचार हो रहा, बाहर से लोग आ रहे हैं उत्तराखंड को लूट रहे, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा। अगर उनने 2 पारी खेल भी दी तो उसमें कहाँ दिक्कत है? देखिए, वो उस समय मुख्यमंत्री बने हैं जब मोदी जी के नाम पे अगर खुजली वाले कुत्ते को भी चुनाव लड़ाते तो वो भी जीत गया था। दौर चला है भाजपा का, लेकिन उसमें भी पुष्कर सिंह धामी हार गए थे। तो आप आकलन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, इसीलिए खटीमा की जनता ने मुख्यमंत्री को हराया। नहीं, सबसे उनके चाहने वाले, यानी कि उत्तराखंड के भाजपा के उनके मित्र, उनके चाहने वाले कहते हैं कि सबसे मजबूत और सबसे दमदार पुष्कर सिंह धामी को कहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने फेसबुक पर 10 मिलियन फॉलोअर्स को करने वाले वो सबसे पहले व्यक्ति हैं। अगर उतना पैसा मेरे पास, उसका अगर 100वां हिस्सा भी अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उससे आगे होता। 1100 करोड़ रुपए मीडिया में खर्च कर दिया हो इतने से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं? ये पहला इतिहास है। जितना मीडिया में जो पैसा खर्च किया गया, इन्वेस्ट किया गया है, उत्तराखंड जैसे राज्य को तो मुश्किल से 5 साल में तो जो है 100-200 करोड़ रुपए में जो है मीडिया का खर्चा हो जाना चाहिए था। 1100 करोड़ रुपए वो भी 3 साल में ही उड़ा दिए। तो ऐसे तो पैसे के बल पर तो कोई भी कर सकता। ये पैसा सिर्फ उत्तराखंड के पत्रकारों को मिला या बाहर के? उत्तराखंड के पत्रकारों को मिला होता तो फिर भी हम भी कहते चलो यार उत्तराखंड के लोगों को ही तो मिला, उत्तराखंड में ही तो रहा, वो भी तो बेरोजगारी है। हाँ, वो पैसा तो सारा बाहर के लोग ले गए। उत्तराखंड का पत्रकार तो आज भी बेचारा जो है कैमरा और डंडा पकड़ के घूम रहा है, उसको कहाँ मिल रहा? उनको तो धमकियां मिलती है। बस यही है उत्तराखंड का। तो मेरा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी,
आज उनकी आत्मा भी कह रही होगी कि हमने कैसा उत्तराखंड राज्य चाहा था और कैसा उत्तराखंड राज्य बन गया और कैसे लोगों के हाथ में उत्तराखंड राज्य आज है। आप तो पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते थे, अचानक आपके पुष्कर सिंह धामी के प्रति इतनी कड़वाहट जब तक आंखों में आदमी का पर्दा होता है तो आदमी को लगता है। मैं भी सोच रहा था काम हो रहे हैं, ठीक हो रहा है, क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। जब धरातल में निकला तो कहते हैं ना, जब खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया। आपने सीट ऑफर कर दी, आपने जब जॉल जी भी आते हैं तो आप उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, मंच पर उनको वेलकम करते देखिए, हैं। जब उन्होंने काम किया तब मैंने तारीफ की, मैं आज भी कह रहा हूँ कुछ काम अच्छे किए उन्होंने, आपदा में अच्छे पैसे दिए, लेकिन कंट्रोल तो कर ही नहीं पाए ना। पिछली बार भी जब मैं अपने ही नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ सदन में बोल बैठा, मैं लड़ा, तो उन्होंने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका जो जिलाधिकारी जिसने वितरण करना है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री ने घोषणा करके दिया पैसा मेरे यहाँ, करीब 100 करोड़ से ऊपर जो है उन्होंने पैसे दिए। तो मैं उसके लिए, देखो, उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। बंदरबाट नहीं, देखो, मैंने उसके लिए धन्यवाद किया, लेकिन वो पैसा धरातल पे तो है ही नहीं भाई। जहां ट्रैक रूट बनना है वहां रास्ता नहीं बना, जहां मंदिर बनना है वहां मंदिर में पैसा नहीं गया। जब उनके कार्यकर्ता सारे डकार गए तो उसका तो विरोध करना पड़ेगा ना। तो कार्यकर्ताओं की इंक्वायरी कौन करवाएगा? क्यों 14 नवंबर को मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जांच होगी, मार्च का महीना जाने को है, अभी तक जांच नहीं हुई। वो तो उसके बाद भी जी। जब वो कामों पे थोड़ा बहुत कर रहे थे, मैंने उसकी वीडियो बना के मुख्यमंत्री को टैग किया कि मैंने कहा भाई देखो, ये भ्रष्टाचार है, पेमेंट खा गए, अब भी ये लगे हैं और अभी भी इसकी गुणवत्ता नहीं है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री करने को तैयार नहीं। जब एक तरफ से मुख्यमंत्री कहता है मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ से इशारा करता है तुम खाओ और हरीश धामी के खिलाफ सोशल मीडिया पे बोलते रहो। नहीं, जब हरीश धामी का नाराजगी का कारण है। जी बिल्कुल। जब हरीश धामी के ऊपर इतने आपने कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं के, भाजपा के लोगों के ऊपर आपने आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाद वहां से भी तो कुछ तीर आए ना। हरीश धामी सबसे भ्रष्ट विधायक हैं और हरीश धामी की जांच होनी चाहिए। नहीं, तुम्हें हाउस में दिया तो है, मैंने कहा मेरी जांच करो ना लिख के। विधायक क्या भ्रष्टाचार करेगा? विधायक एक ही चीज तो कर सकता है, विधायक जो है कार्य योजना बना के देगा। कार्य कराना, उसका क्रियान्वयन कराना तो वो तो जो कर रहे हैं उन्हीं के तो कर्मचारी बैठे हैं। तो हरीश धामी ने कहा भ्रष्टाचार कर दिया? हरीश धामी तो केवल कार्य योजना बना के दे रहा है सीडीओ कार्यालय में, मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में, कि भाई ये कार्य योजना में पैसा दो। अब वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जांच हरीश धामी थोड़ी करेगा, उसकी जांच तो इनके अधिकारी करेंगे। मैं तो कह रहा हूं नहीं हुआ जेल डालो जिस व्यक्ति ने काम किया, क्योंकि हरीश धामी ने थोड़ी काम किया। वो तो मेरे हाउस में भी कहा, मैंने कहा मेरी भी जांच कराई दी। अगर ऐसे तो मैं इनके विधायकों की जांच कराऊं तो एक नहीं बचेंगे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं मेरे यहाँ काम हुआ है, अब जाइए जांच कराइए ना, जिसको दिक्कत है जांच कराइए, काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो दंडित करिए, लिखिए उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखिए, क्योंकि हरीश धामी थोड़ी ठेकेदार उस काम का। हरीश धामी का काम तो केवल कार्य योजना है। हरीश धामी ने अगर कार्य योजना गलत दी है तो बताओ। मैंने तो ये भी सुना कि हरीश धामी जब जिला अधिकारी से मिलने जाते हैं तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए, ये तो गलत बात है। जिलाधिकारी के हम जब भी जाते हैं हमारी बात सुनी जाती है, ऐसा नहीं है। इंतजार तो हमने नहीं किया कभी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस कार्य योजना को हम देते हैं लिख के कि भाई यहाँ पे ये आवश्यक है, वो आज तक नहीं उतर रहे थे, इसका जरूर विरोध है। मैं इसमें जो है मेरी नाराजगी जरूर है। तो अब तक का अगर देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो पिथौरागढ़ में कौन सा ऐसा जिला अधिकारी को आप समझते हैं कि जिसने काम नहीं किया और हरीश धामी की बात नहीं मानी? देखो, बात मानना नहीं मानना वो अलग है। जो सबसे भ्रष्ट रहा, जिसके समय में सबसे गलत काम हुए हैं, लाया हूं ना मैं, उसके खिलाफ विशेषाधिकार आनंद हाउस में कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष का विवेक है, करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दूसरी बार जब दूसरे पक्ष की सरकार आएगी तो वो भी तो वही करेगा। मैं तो आज भी इनको कह रहा हूं, तुम हमको आईएएस अधिकारियों के माध्यम से हमारे काम रोक रहे हो। मैं वो शख्स हूं, अगर अपने आप में आया तो हम तुमको 4th क्लास से तुम्हारा उत्पीड़न कराएंगे। ऐसी तुम्हारी हालत कर देंगे कि तुम एक 4th क्लास के लिए, 4थी श्रेणी के लिए तुमको विशेषाधिकार लाना पड़ेगा। नहीं तो हरीश धामी जी, गिव एंड टेक वाला जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी करेंगे, तो इसका नुकसान तो कहीं ना कहीं हमारी उत्तराखंड की जनता को ही झेलना क्यों होगा? उत्तराखंड की जनता को नुकसान? जनता के लिए तो हम हमेशा बैठे हैं, तत्पर हैं।
जनता के लिए तो हम 2 बजे रात भी काम करने के लिए तैयार हैं। मैंने विशेषकर उन जनप्रतिनिधियों के लिए कहा कि जो सत्ता के घमंड में अधिकारी के द्वारा गलत कार्य कराते हैं। मेरा उन लोगों को स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार आते ही हम तुम्हें 4th क्लास से तुम्हारा उत्तीर्ण कराएंगे। ये 4th क्लास से मुझे याद आया है, आप ही की विधानसभा में रातों रात एक चपड़ासी जो है प्रिंसिपल बन जाता है, क्या मुद्दा है? तो यही तो पुष्कर धामी की सरकार है कि भाई प्रिंसिपल का चार्ज जो है एक 4th क्लास को दे दिया जाता है। सुबह घंटी बजा रहा था और शाम को दूसरे दिन, जबकि शिक्षा के उन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस 4th क्लास की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जिन्होंने चार्ज दिया, जिन्होंने इस तरह की गतिविधियां की, सरकार ने उस पर आज तक एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भाजपा है, कुछ भी संभव है। नहीं तो ये मोदी जी के नाम पर भाजपा कब तक जीतती रहेगी? क्योंकि पिछले 2 चुनाव तो मोदी जी के नाम पर जीत चुकी है। आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पर काम भाजपा कर पा रही है? कुछ नहीं, अब भाजपा का अंत आ चुका है। इस बार चलेगा मोदी मैजिक? कोई मैजिक नहीं चलने वाला। लोकसभा में देख लिया ना कहाँ मैजिक चली, विकेट गिरते गिरते बच गए। तो मानिए 2027 में देवभूमि उत्तराखंड से पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि देवभूमि उत्तराखंड के देवी देवताओं ने भाजपा के इन पाखंडियों को, इन जो है हमारी बेटियों की आबरू लूटने वाले पाखंडियों को, इन भ्रष्टाचारियों को देश से उखाड़ फेंकने का संदेश दे दिया है। कि कहीं ना कहीं देखिए पुष्कर सिंह धामी लगातार राहुल गांधी तक भी पहुंचते हैं, शहजादे से नवाजते हैं उनको। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि क्योंकि एक लोकसभा के हाउस के विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, उनको बार बार ललकारते हैं। अभी एक दीपक मोहम्मद वाला मुद्दा उठा था, उस पर भी उन्होंने कहा था कि शहजादे जो है कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं उत्तराखंड में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पुष्कर भाई से मैं आज नहीं, आज से जो है 2 साल बाद पूछूंगा, जब वो पद पर नहीं होंगे, जब उनके अगल बगल इर्द गिर्द कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति मित्र पहचानना नहीं जानता है, केवल धन के नाम पर या अपने अहम के नाम पर अपने आप को साबित करना चाहता है, उस व्यक्ति का अंत बहुत बुरा होता है। तो मैं आज भी कह रहा हूं, ये हरीश धामी की बात जो है बातें हैं, दिल से कह रहा हूं मैं। और रिकॉर्ड में जिस आदमी ने बिना कुछ कहे अपने कुर्सी छोड़ने की बात कह दी हो, अगर उसके साथ ही तुम विश्वासघात करने का काम कर रहे हो कि उसके सामने हाँ कह रहे हो कि भाई ये विकास होगा, पीठ पीछे से जो है ऐसे लोग लगा रहे हो कि जो हरीश धामी को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो इसका फल मिलेगा। दिल की पुकार है, उत्तराखंड के 84 करोड़ देवी देवताओं से पुकार है सर। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर महादेव भोलेनाथ ने सुना तो ये 5 साल पूरा नहीं कर पाएगा ये वाला। ये पुष्कर सिंह, ये बड़ी बात कह दी आपने, मैं वहीं पर भी आऊंगा। पुष्कर सिंह धामी और हरीश धामी, दोनों धामी एक ही विधानसभा नहीं सॉरी एक ही जनपद, और आप धारचूला विधानसभा से और डीडीहाट विधानसभा से पैदा हुए। हालांकि उसके बाद वो खटीमा आ गए थे, लेकिन आप उनको भली भांति जानते हैं, लंबे समय से समझते हैं। क्या मुख्यमंत्री 2 बार बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पर एटीट्यूड आ गया है? अगर ये एटीट्यूड नहीं है तो और क्या है? जनप्रतिनिधि जितना ऊंचा बढ़े, आगे बढ़े, उतना उसका झुकाव होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ऐठ में रहते हैं। कितना जानते हैं आप पुष्कर सिंह धामी को? मैं जब पहली बार देहरादून गया था, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2002 में, जब नरेंद्र तिवारी जी का शपथ ग्रहण था, तो उसमें 15 दिन में इन्हीं के कमरे में रुका था। अच्छा, तो तब से और अब में कितना फर्क आपको लगता है? कहने की जरूरत नहीं है। जितना मीठा दिखावे में आपको मुख्यमंत्री मिलेगा, उतना आपको लगेगा कि कोई नहीं है। लेकिन दिल में जो आप देखोगे, तो जितना दिखने में मीठा है ना, उससे लाख गुना अंदर से काला भी है। तो आप ये बताइए कि पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि 5 साल अब कंप्लीट होने जा रहे हैं, क्योंकि 4था साल कंप्लीट कर लेंगे कुछ ही दिनों बाद। 5 साल में उत्तराखंड विधानसभा मंत्रियों के बगैर रिक्त रह गई। क्या अब मंत्री का गठन होगा? क्या पुष्कर सिंह धामी के जो बचे हुए मंत्री हैं वो विस्तार हो पाएगा, या फिर पुष्कर सिंह धामी यूं ही पूरी 5 साल खींच देंगे बिना मंत्रियों के?
देखो, मैं कांग्रेस का विधायक हूं और मैं तो चाहता हूं 5 साल पुष्कर धामी रहे, ताकि जब हम चुनाव में जाएं तो हमको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, इस बीच अगर कुछ चेंजिंग होता है तो थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर पुष्कर धामी के नाम पर अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो मैं आज भी कह रहा हूँ मेहनत भी करनी, 50 सीटें हम भी लाएंगे कांग्रेस के लोग। हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोमवार का मंत्र क्या है हरीश धामी जी? लगातार विधानसभा में पिछले कई सालों से सोमवार सोमवार सोमवार, ऐसा क्या है पुष्कर सिंह धामी सोमवार से क्यों डरे हुए हैं? देखो, सोमवार अगर हाउस चलेगा तो जितने विभाग हैं मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और जब उसको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तो क्या जवाब देगा वहां पे? सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए कभी सोमवार नहीं आया, ना सोमवार आया ना ढंग से कभी हाउस चला। हाउस में भी मैं सुन रहा था कि भाई सोमवार तक चलाओ, इतने तारीख तक चलाओ, लेकिन जिस दिन हाउस खत्म हुआ उसके अगले दिन ही मुख्यमंत्री भाग गया वहां से। 12 तारीख के दिन में मुख्यमंत्री भाग गया। तो ये तो भाजपा के कहते कुछ और करते कुछ और हैं। चलिए हम अब रेटिंग पर आते हैं। हम एक रेटिंग के ऊपर पुष्कर सिंह धामी को रेटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि 4 साल पूरा कर लिया उन्होंने। 4 साल बेमिसाल कह रही, हालांकि भाजपा को 9 साल का हिसाब देना चाहिए जनता को, क्योंकि पिछले भी उन्हीं के थे बाकी के साल। अब वो कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल। हम पुष्कर सिंह धामी को रेटिंग देते हैं, उनके पूरे 4 साल के कार्यकाल को आप 10 अंकों में से कितने अंक देना चाहेंगे? 0/0। कुछ तो किया हो? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, लोगों के भावनाओं के साथ खेलने के अलावा और कुछ नहीं। तो धाकड़ कैसे हो गए? पैसे खर्च करके। जो सोशल मीडिया की टीम बनाई गई है, जो आप कह रहे हैं कि सबसे लोकप्रिय 10 मिलियन की बात कर रहे हैं, वैसे ही तो थोड़ी बने। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, सारा पैसे बटे जा रहे हैं, हजारों लोगों को सोशल मीडिया के लिए रखा गया है। भाई मुख्यमंत्री की तो असीमित पावर है ना, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करा सकता है, तो उसी का तो परिणाम है। इससे तो त्रिवेंद्र रावत लाख गुना अच्छा था। वो जो भी बोलता था मुंह पे बोलता था, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन कम से कम जब उसका कार्यकाल था, अधिकारी अपने ढंग पे थे, उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार कम से कम खत्म था। उस आदमी की जो है, जो काम करने का तरीका था, वो कम से कम एक मतलब निष्पक्ष अधिकारी, मतलब जो है जनसेवक के रूप में था। अगर उसको कोई चीज है तो कह देता था भाई ये काम नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। भाई आदमी आस में नहीं रहेगा ना कि यार हो जाएगा हो जाएगा। तो यही बात है। आज भी आपदा प्रभावित इंतजार कर रहे हैं पुनर्वास के लिए, अभी कहाँ होगा। अरे चुनाव नजदीक आते आते हरीश धामी जी, हम ऐसा देखते हैं कि सोशल मीडिया में हरीश रावत मौलाना क्यों बन जाते हैं? वही भाजपा है। भाजपा हमेशा झूठ पे जो है, झूठ की बुनियाद पे जो है अपना नींव रखती है, और वही है कि भाई हरीश राव जी को कभी ये कभी हो। इस बार लेकिन इस बार सुनवाई होगी, पाकिस्तान का नहीं, इस बार सुनवाई होगी। उन्होंने उत्तराखंड के तमाम देवी देवताओं से जो उन्होंने कहा है, न्याय यात्रा जो चलाई, वो न्याय होगा। और ये जो इस तरह के झूठा प्रभुघंटा चलाते हैं, याद रखिएगा आज का दिन और समय, यही नहीं इनके परिवार के लोग भी इस दंड को भुगतेंगे। ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जाति से धामी नहीं हूं। अगर मेरी वंशावली देखेंगे तो मैं राणा खानदान से हूं। मेरे जो पूर्वज थे, 2 भाई आए मटकोट में, कालासेम और हरतोल देवता की पूजा करने के बाद हमको धामी की उपाधि मिली, तब हम धामी लिखते हैं। इसलिए मेरा गोत्र भारद्वाज गोत्र है। मतलब धाम की सेवा करने के नाम से धाम। बिल्कुल। हमने मेरे पूर्वजों को जब मंदिर में पूजा करने का, जब उनको पुजारी के रूप में उनको स्थापित किया गया, हम वो वाले धामी हैं। हमारी जो वंशावली है, हमारा भारद्वाज गोत्र वंशावली। हमारे धामी जो है, हम जाति पैदाइशी धामी नहीं थे। हमारे जब पूर्वज आए होंगे, वो दोनों भाई राणा थे। वो जब मटकोट आए तो उनको कालेसेम और हरतोल देवता की जब पूजा करी, उसके बाद ही उन्होंने धामी लिखना शुरू करा। तो हम वो वाले धामी। लेकिन आप बार बार कहते हैं कि मैं धामी हूं, मैं शिव भक्त हूं। अगर बिल्कुल, अगर मैं चाहूंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। देवी देवताओं को आस्था रखते हैं आप? बहुत ज्यादा। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जो हरीश धामी के साथ विश्वासघात करता है,
आज भी कह रहा हूं, उसका कभी भला नहीं होता। इस बार तो आप सदन के बाद आपने कहा कि मैं कुटगाड़ी मैया के पास जाऊंगा। बिल्कुल, मैं माँ के दरबार भी जाऊंगा माथा टेकने, मैं बोलूंगा मैया मेरी क्या गलती थी, मैं तो भावनाओं पे लोगों से सच्चे दिल से वो कर रहा था, लेकिन जो भी मेरे लिए षड्यंत्र करता है वो यही भुगतता है, ज्यादा समय नहीं लगता, और उसका परिणाम यही मिलता है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। हरीश रावत के बहुत करीबी हैं आप, क्योंकि हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे उनके लिए आपने सीट भी छोड़ी, लेकिन आज हरीश रावत को जब पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है, बार बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर उनको कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उनके मीम्स बनाए जाते हैं, कितना खून खोलता है हरीश धामी? देखिए, वो मेरे राजनीति गुरु भी है, सब कुछ है भाई। मैं जब कक्षा 2 में पढ़ता था, पिताजी का देहांत हो गया था। जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आगे बढ़ना सिखाया है। अब ये भाजपा के लोग जब ये लिखते हैं, इस तरह से करते, गुस्सा नहीं आता, मुझे इनकी मानसिकता पर गुस्सा आता है, इनके जो भावना है उस पर गुस्सा आता है कि ये लोग एक उस व्यक्ति को जिसने देश का कैबिनेट मिनिस्टर का पद संभाला हो, जिसने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है पद संभाला हो, उसको पाकिस्तानी घोषित कर दे रहे हैं, एजेंट बताते हैं, एजेंट बना देते हैं। तो ये जो है इनकी मानसिकता है, क्योंकि ये देश की आजादी के समय अंग्रेजों के मुखबिर होते थे, मुखबिर। और कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, जो नेता थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए, और ये तो माफी वीरों की पार्टी है। तो ये कुछ भी कहें, इसका हमको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इनके नस्ल में ही, इनके डीएनए में ही देश के साथ गद्दारी लिखी है। और मैं आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस को एक लड़ाई लड़नी पड़ी गोरों से, अब एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है चोरों से, ये तो सीधे तौर पे। ये तो बिल्कुल आपने जुमला कह दिया है। और आपके 2 प्रदेश अध्यक्षों की अगर मैं बात करूं तो करण माहरा और गणेश गोदियाल। हालांकि करण माहरा को समय कम मिला, गोदियाल फिर से रिपीट हो गए, पहले गोदियाल साहब ही थे। गोदियाल के नेतृत्व में आप कितनी श्योरिटी मानते कि कांग्रेस आएगी ही आएगी? देखिए, करण मेहरा जी का जहां पर मामला है, वो युवा थे, युवा जोश के साथ थे, उनके नेतृत्व में भी हम लोग सरकार में आते हैं, और गोदियाल जी के नेतृत्व में भी हम सरकार में आ रहे हैं। और उनका, गोदियाल जी का भी अपना अनुभव है, थोड़ा वो एक लोकप्रिय नेता भी है, लोकप्रिय के साथ थोड़ा सीनियरिटी भी है। और जहां पर जो युवा व्यक्ति होगा तो वो थोड़ा जोश में रहता है, कभी कभी कुछ फैसले जोश में हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे सीनियर आदमी होगा तो वो सोच समझ के कोई चीजें करता है। और फिर वैसे भी ठाकुर तो होता है हमेशा जो है म्यान से तलवार निकालने के लिए, तो गोदियाल जी जो है भाई हमारे पंडित आदमी है, तो हमेशा जो हमारे गोदियाल जी हैं, समन्वय बना के, हाँ, वो कूल रहेंगे, बैलेंस बनाएंगे रहेंगे। जैसे हरीश धामी है तो अपने आप में मैं जोश में आ जाता हूँ हमेशा, लेकिन कोई अगर मेरा मित्र, कोई अगर हमारा पंडित है तो फिर भी थोड़ा सामंजस्य बनाए। इसमें देखिए, जो जोश या फिर इस चीज का जाति से क्या लेना देना होता है? बिल्कुल होता है। ठाकुर हमेशा गर्म खून रहा है, हमेशा जो है लड़ने मरने की बात करता है, और हमारा जो ब्राह्मण होगा वो हमेशा आपको सही दिशा, नॉर्मल करने की बात करेगा, क्योंकि वो जो है बुद्धि यूज करता है, अपना विवेक यूज करता है। तो इसका मतलब हरीश धामी अपनी बुद्धि यूज नहीं करते? मैं देखो, मैं बुद्धि कम, अपने दिल के फैसले ज्यादा लेता हूँ जी, अपने जो है भावनाओं में ज्यादा जाता हूँ, जोशीलेपन। इसलिए भगवान ने समाज बनाया है भाई, किसी को ठाकुर बनाया, किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को कुछ बनाया, तो भगवान के फैसले हैं। और ब्राह्मण तो हमेशा हमारे पूज्य हैं भाई, वो हमेशा हमको शिक्षा देने का काम करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि वो सोच समझ के। और मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी भी आपको जी ठाकुर मित्र कम और ब्राह्मण मित्र ज्यादा बनाना चाहिए। वो आपको जो है हमेशा दिशा देगा, आपको सही उस पर रहेगा। अगर ठाकुर ही ठाकुर होंगे तो वो कहेगा चल भाई कर लेंगे, हम दोनों देख लेंगे, वो ठाकुर बुद्धि यूज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस समय प्रदेश में जो जोड़ी है, मुख्यमंत्री ठाकुर हैं और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण है, तो समन्वय बन पा रहा है उनका, ऐसा कहना चाहेंगे आप? ब्राह्मण भी एक विद्वान होता है, एक जो है
बुद्धिहीन होता है। ये तो सर अब नहीं, मैं देखिए इसलिए कह रहा हूँ, चिट भी मेरी पट भी नहीं। जब कोविड का कार्य चल रहा था, कोरोना का, तो अब ऐसे पंडित तो नहीं होने चाहिए ना जो कह रहा है गोबर से नहा लो, ये कर लो, उसे सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है ना। नहीं मतलब वो अब ये उस पार्टी के लोग हैं ना, इनने थाली भी बजवा दी, ताली भी बजवा दी, नहीं और ऊपर से वो कोरोना के ऐसे इंजेक्शन लगवा दिए। आपके देख रहे हैं ना, आप 30-40 के लड़के हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं, उसी का तो इफेक्ट है। नहीं तो हरीश धामी साहब, आप जवाब ये दे रहे हैं कि जब कांग्रेस की बारी आई तो आप ब्राह्मण ठाकुर में आप जो तुलनात्मक बात कर रहे हैं तो समन्वय की बात कर रहे हैं। जब भाजपा की देखो ब्राह्मण तो करें तो ब्राह्मण तो भाई लंकापति रावण भी थे, उससे बड़ा बुद्धिमान, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था। जब घमंड आ जाता ना, घमंड, तो महेंद्र भट्ट क्या जो ब्राह्मण है तो बुद्धिमान नहीं, उसको ज्यादा घमंड है कि भाई हम डबल इंजन की सरकार है, 2 बार हम जो है उत्तराखंड में सत्ता में आ गए, ये घमंड है। वो तो अब हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। देखो मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते हैं, जब तक सपने देखने में टैक्स नहीं लगता है देखना चाहिए। चले चलते, अगर ये इतना ही अगर वो श्योर हैं तो चुनाव लड़े विधायक का राज्यसभा छोड़ के, पता चल जाएगा कितने गहरे पानी में हो। चलिए हरीश धामी जी, चलते चलते हम एक आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि 27 की हम कैबिनेट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा और आपको कौन सा रैंक दिया जाएगा? देखिए कांग्रेस में सरकार आएगी तो हाईकमान जो फैसला करेगा वो सबका सर्वमान्य होगा, और हाईकमान जो हमको जो देगा, एक चेहरे पर तो चुनाव लड़ेंगे ना आप भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो हाईकमान का डिसीजन होगा। हमारा हमेशा हाईकमान के फैसले पे जो है चुनाव होते हैं और उनके डिसीजन पे। तो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे आप 27? नहीं, कौन कह रहा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं? क्यों नहीं है हमारे पास मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में? भाई प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, हरीश रावत जी हैं, करण मेहरा जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, हरक सिंह रावत जी हैं। हरीश धामी भी हो सकते? नहीं, हरीश धामी तो भाई आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए काम करेगा। मन में कभी इच्छा तो होता? कभी इच्छा नहीं, मैंने जीवन में यही तो मैंने नहीं सीखा। देखिए भाजपा के, अगर मैं इच्छाएं पालता तो आज मैं तीसरी बार का विधायक नहीं होता। देखिए मैं कुछ और कर चुका होता। देखिए 2022 में मैं भी पुष्कर सिंह धामी को नहीं जानता था, 22 से पहले। आप भी शायद कह रहे हैं कि मैं मुलाकात उनके कमरे में 10 दिन रहा, तब आप जानते, क्योंकि आप विधायक थे, वो भी विधायक नहीं, मैं तब विधायक नहीं था। 2002 में, मैं 2003 में बीडीसी मेंबर बना, तो मैं आम एक कार्यकर्ता के रूप में था। नहीं, जब आप पुष्कर सिंह धामी से, जब वो साधारण विधायक से, नहीं वो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओएसडी थे। नहीं, पार्टी के मैं अभी बात कर रहा हूँ, माननीय कोश्यारी जी की ओएसडी रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है जी। नहीं, अचानक एक विधायक, मतलब जूनियर विधायक ही कहेंगे पुष्कर सिंह धामी को, उस समय 2022 से हम पहले की बात करें, अचानक उनके हाथ में उत्तराखंड की बागडोर समा दी जाती है। हरीश धामी तो इतना बोलते हैं, हरीश धामी तो जन मुद्दे उठाते हैं, हरीश धामी तो 5 दिन तक लोकसभा नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, सदन में नेता सदन हो या फिर अध्यक्षा हो, उनके भी नाक में दम कर देने वाले हरीश धामी क्यों नहीं चेहरा हो सकते मुख्यमंत्री? देखिए राजनीति में जो गणेश परिक्रमा करते हैं उनको अवसर पहले मिलता है, और हरीश धामी ने जीवन में कभी गणेश परिक्रमा सीखा नहीं। मैंने अगर कोई एक रास्ता देखा तो अपने जीवन में, मैं नेताओं में हरीश रावत जी के घर के अलावा दूसरा नेता का घर नहीं देखा मैंने जिसको अपना राजनीतिक गुरु माना, मैं उसके अलावा तो किसी के पास गया नहीं। ठीक, और पहली बार मुझे यूथ कांग्रेस से टिकट मिला, और मैं आज भी कह रहा हूं, और मैंने जब पुष्कर धामी जी के लिए सीट छोड़ने की बात कही तब भी कहा था, मेरे शरीर का खून का आखिरी कतरा जब तक रहेगा तब तक मैं राहुल गांधी जी के लिए उनके एक सेवक के तौर पर खड़ा रहूंगा। आज लोग कोई कुछ कहे राहुल गांधी जी को, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मुझ जैसे साधारण परिवार के, जिसको कोई नहीं जानता था, मैं खाली एक जिला पंचायत मेंबर था, यूथ कांग्रेस का मैं विधानसभा अध्यक्ष था धारचूला का, वो राहुल जी की ही देन है कि कई बड़े लीडर धारचूला से दावेदार थे, उन सबको छोड़ के मुझे टिकट दिया। तो एक सैनिक पुत्र होने के नाते इतना तो मैं भी जानता हूं कि मैं जो है कभी उनको धोखा नहीं दे सकता, बशर्ते मैं उसमें पार्टी छोड़ देता, मैं पद छोड़ देता, लेकिन पार्टी में पार्टी चाहे मुझे निकाल देती, मैं पार्टी के विरोध में नहीं रहता, और आज भी कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि ये राहुल गांधी जी की महानता बताई आपने,
कि एक साधारण व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचाने की बात कही, वहीं कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विशेषताएं हैं साहब कि उन्होंने एक साधारण विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कभी कैबिनेट रैंक पर भी नहीं रहे, कोई अध्यक्ष के उस पर भी नहीं रहे, सीधा उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या वही हम भी जानना चाह रहे हैं, क्या कांग्रेस भी ऐसा कर सकती है इस बार? क्यों कांग्रेस ने क्यों नहीं किया भाई? 2012 में विजय बहुगुणा जी पहली बार जो है सांसद बन के आए हुए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस। विजय बहुगुणा तो बड़ा नाम है ना सर, हेमवती नंदन बहुगुणा यार भाई देखो, पारिवारिक नाम में अलग बात है, धरातल का नाम अलग है। विजय बहुगुणा जी ऐसे जज ही तो रहे थे, एक बार सांसद रहे थे, उनको बना दिया, तो कहाँ पीछे रहे ये बताओ। ये सांसद और इतना बड़ा लेगेसी होना भी तो अपने आप में बात थी ना। देखिए पुष्कर सिंह धामी के पास लेगेसी भी नहीं थी, वो राजनीति में तो नहीं थे ना। क्यों पुष्कर धामी जी क्यों नहीं थे? युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो भाजपा के, माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के जो है जनसंपर्क अधिकारी रहे, उसके बाद राज्य मंत्री रहे वो भाई, उस समय जो है दूसरी बार का विधायक था। तो ऐसा क्यों नहीं मिल सकता मौका? जब दिल्ली के पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा उनके, तो पुष्कर भाई तो दूसरी बार के लिए। अगर ऐसा चमत्कार 2027 में कांग्रेस अगर जीत जाती है, तो क्या ऐसा चौंकाने वाले चमत्कार? देखिए कांग्रेस में अभी मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं जो उस पद के लिए हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, तो मेरा मानना है कि किसी सीनियर का मौका आएगा। तो इसका मतलब बीजेपी में कमी थी कि हारे हुए कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाइए, ये कहना? तो आधा बीज भी तो कांग्रेस से गए हुए लोगों से भरा पड़ा है। आज जितने भी भाजपा के विधायक हैं या मंत्री हैं, वो सब कांग्रेस से ही तो पलायन हुए हुए हैं। 4 मंत्री अभी भी जो 4 मंत्री हैं उसमें देखिए सतपाल महाराज जी कांग्रेस से हैं, सुबोध उनियाल जी कांग्रेस से हैं, रेखा आर्य जी कांग्रेस से हैं, और सौरभ बहुगुणा जी उनके पिताजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं। तो एक तरफ से देखे तो 4 के 4 कांग्रेसी से तो गए हैं। मतलब पूरी कैबिनेट कांग्रेस, बिल्कुल पूरी कैबिनेट कांग्रेस से है, केवल एक मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ही तो भाजपा से है। तो ये कांग्रेस में देखो, कांग्रेस लीडरशिप तैयार करती है और कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है। कि कांग्रेस में देखिए कलह भी तो होता है ना, ऐसा कोई देखो कांग्रेस में स्वतंत्रता का अधिकार है ना। कांग्रेस में किसी की जो है आवाज को दबाई नहीं जाती, सबकी आवाज को बोलने का अधिकार दिया कांग्रेस ने। मैं यही तो कह रहा हूं, कांग्रेस में आप अपनी बात अपने नेता को सीधे कह सकते हैं। भाजपा में तो इफ एंड बट कुछ नहीं, जो आदेश हो गया हो गया। मैं भाजपा में देखता हूं चुने हुए प्रतिनिधि भी जमीन में बैठे रहते हैं, मनोनीत उनके जो संघ के पदाधिकारी हैं वो ऊपर बैठे रहते हैं। तो ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। अभी कांग्रेस में आपको स्वतंत्रता है, अपनी बात को रखने का आपको अधिकार है। भाजपा में अगर कोई स्टेटमेंट दे दे तो दूसरे दिन उसकी बत्ती गुल कर दी जाती है। अंतर की जहां पर बात बताई, अभी एक भाजपा में ही अंदर ही मैं एक देख रहा था, अजय अजेंद्र और महेंद्र भट्ट साहब का कुछ आपसी घमासान चल रही है, उस पर हस्तक्षेप करना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए वो उनकी पार्टी का मामला है, मैं दूसरे के उसमें जो है वो नहीं उचित नहीं समझता। उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो अपने आप जाने, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर हरीश धामी इस बार जीत कर सदन पहुंचेंगे, कांग्रेस की सरकार होगी, कौन सा फोलियो आपको दिया जाए और कौन से फोलियो पर आप फिट बैठते हैं? अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरी विधानसभा के जो काम रह गई हैं उसको पूरा कर दें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस ने मुझे विधायक बना दिया बहुत है, और मैं 3 बार का विधायक अभी हूँ, और 27 में मैं आज आपको कह रहा हूँ 4थी बार बन के आऊंगा, और बड़े अंतराल के साथ जीत के आऊंगा इस बार। कि हरीश धामी की जीत की गारंटी तो है, क्योंकि इतनी धरातल तो हम नहीं जानते। बाकी जहां हाईकमान मेरे को अगर कुछ पूछेगी तो मैं एक ही चीज कहूंगा हाईकमान से कि धारचूला मुंशियारी के लोगों का और मैं जो डिडियाट के लोगों को मैंने भरे मंच से वादा किया है, बस सरकार वो कर दे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एज ए विधायक भी जो है मैं खुश रहूंगा। मुझे पद की लालसा नहीं, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। अगर मुझे पद की लालसा होती तो राव जी तो डोईवाला से लड़ना चाह रहे थे। मैंने गैरसैंण में जब इस्तीफा मंजूर कराया माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी से, उसके बाद राव जी के पास गया, वो बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया क्या नहीं है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं, मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप मेरे धारचूला से लड़ें, उसमें मेरा अपना स्वार्थ था।
अगर मैं एज ए विधायक रहता तो मैं धारचूला में वो काम नहीं करा पाता जो मैंने पद छोड़ने के बाद उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री लाके हरीश राव जी को वहां का विधायक बनवाने का काम किया। उससे मेरे यहाँ देखो 2 तहसीलें बनी, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजें बनी, 16 इंटर कॉलेज बने, 12 जूनियर हाई स्कूल बने, करीब 100 से ऊपर सड़कों को बनाने का काम किया। मृग बिहार जो एक काली परछाई सबसे बड़ी 111 गांव जिसमें डीडीहाट के भी शामिल हैं, उनको एक सेंचुरी का जो एक काला छाया पड़ा था उसको हटाने का काम किया। पूरे धारचूला मुंशियारी के गैर आरक्षित लोगों को अन्वाल समुदाय के तहत आरक्षण दिलवाने का काम किया और तमाम विद्यालयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करके तमाम विद्यालयों को जो है हमने फुलफिल करने का काम किया। हॉस्पिटलों को उच्चीकृत करने का काम किया। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। पंडित किशन सिंह नैनसिंह सर्वेयर, पंडित किशन सिंह नैनसिंह के नाम पे हाई इंस्टीट्यूट जो है मुंशियारी में बनाने का काम किया, जिसको ये सरकार पिछले 9 सालों में खत्म कर चुकी है। भाई अगर मैं गिनाऊं तो मैं आज भी चैलेंज कर सकता हूं, आजादी से लेके आज तक जितना किसी सारे नेताओं का काम नहीं कर पाए होंगे उतना केवल मैंने अपने उस 2012 से 17 के कार्यकाल में करवाया। तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने पुष्कर धामी जी के लिए कहा मैं सीट छोड़ दूंगा। मेरा लालच पद के लिए नहीं था, कुर्सी का नहीं था। मेरा लालच एक ही था कि मेरे क्षेत्र की जनता से जो मैंने वादे किए हैं क्षेत्र का विकास हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं एक सैनिक पुत्र हूं। सैनिक को अगर बॉर्डर में कह दिया जाता है कि आपको वहां ड्यूटी देनी है तो वो ये नहीं देखता कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो अपने ड्यूटी पे अपने लक्ष्य के लिए खड़ा रहता है। उसी तरह हरीश धामी जो जनता से वादा करता है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। मैं 2010-11 में 11 दिन आंदोलन किया हमने। 18 किलो मेरा वेट कम हुआ। 2 सड़कों के लिए मैं 18 दिन तक आंदोलन में बैठा। इसी 2016 में जंतर मंतर में 5 दिन तक मैं आंदोलन में बैठा। वो तो मेरे शुभचिंतकों ने मुझे जबरदस्ती उठवा दिया। उन्होंने कहा आपका कीटोन लेवल बढ़ गया है, आप डायबिटिक हैं, आपके जो है ये हो जाएगा। जब मेरे समर्थक अगर मुझे जोर जबरदस्ती नहीं करते तो मैं तो वहीं पे प्राण त्यागने को तैयार। डायबिटीज से याद आया, आपने सदन में भी बोला था कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो विधानसभा अध्यक्षा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। मैंने विधानसभा अध्यक्षा ही नहीं कहा, मैंने मुख्यमंत्री भी कहा जी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो चाहती थी मैं बोलूं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती थी कि हरीश धामी उस पटल पर बोले, क्योंकि हमेशा सरकार को एक भय लगे रहता है कि आदमी क्या बोल देगा क्या नहीं बोल देगा। क्योंकि मैं किसी से घबराता नहीं, डरता नहीं, मैं सत्यता पे लड़ने को तैयार रहता हूँ, मरने को तैयार रहता हूँ। यही कारण थी कि सरकार घबराई हुई और बोलना पड़ा आपको। हाँ, मुझे समय देना पड़ा। अच्छा, हरीश रावत की जब भी जिगर आती है डेनिस उनका पीछा नहीं छोड़ता, क्या मुद्दा है डेनिस का? देखिए, ये मेरे संज्ञान में भी नहीं। डेनिस कोई एक कंपनी है जिसकी शराब उत्तराखंड में लॉन्च, ये आरोप हरीश रावत जी पे लगाते हैं। ठीक हो गया, अगर तुम इतने पाक साफ थे, डेनिस खराब था, तो तुम तो उसको भारतीय सेना के कैंटीन में बेचने का काम कर रहे हो। उस कंपनी को प्रतिबंधित कर देते, बैन कर देते भाई। ये तो पता नहीं कैसे कैसे दारू ले आए हैं जिनका कोई नाम ही नहीं पता। तो ये तो भाजपा है। कुल मिला के मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा। बस अच्छे काम भाजपा कहती है हमने किए, जितने भी अगर गलत हो रहे हैं तो कहती है कांग्रेस ने किया, पूर्व की सरकार ने किया। आप कभी भी देखते हैं सदन में जब सवाल पूछे जाते हैं तो भाजपा को जब जवाब नहीं होता तो वो फिर पुराने गिनते 2012 से लेके 2017 तक ये हुआ, इस तरह गिनती। उत्तराखंड में तो अब लोग जोक भी कर रहे हैं कि यहाँ सिलेंडर की कमी है लेकिन ब्लेंडर की कमी नहीं है। तो सिलेंडर पर क्या कहना चाहेंगे आप? सिलेंडर में संसदीय कार्य मंत्री का जवाब तो आया था कि हमने लकड़ियों के लिए निगमों को कह दिया लकड़ियां मिलेंगी। ये तो दुर्भाग्य है। उत्तराखंड छोड़िए, मैं कल दिल्ली कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। हमको 1 घंटे से ज्यादा हो गया। जब हमने पूछा भाई खाना क्या, तो उन्होंने कहा सर एलपीजी नहीं है, तो क्या कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बोला उसमें खाना बन रहा है इसलिए टाइम लगता है। जब दिल्ली जो देश की राजधानी का हार्ट जिसको हम कहते हैं कनॉट प्लेस, अगर वहां पे एलपीजी की कमी है तो फिर हमारा क्षेत्र तो भगवान भरोसे, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र। तो सिलेंडर हो ना हो लेकिन ब्लेंडर होना चाहिए उत्तराखंड के लिए। हाँ, ये तो भाजपा कह रही है। देखो, भाजपा ने तो
वो क्या कहते हैं, जिस तरह हम लोग पहले दूध की गाड़ियां लगाती थे, उसी तरह इन्होंने वो भी गाड़ियां भी तो चलाई थी शराब की। अच्छा, ऑन डिमांडेड। अच्छा, फ्री होम डिलीवरी। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया में भी आज पढ़ रहा था। अब हमारे दारमा वैली पंचाचूरी जाने वाले, 14 नैण आश्रम जाने वाले, आदि कैलाश ओम पर्वत जाने वालों के लिए अब तवा घाट में शराब की दुकान खोली जा रही है। आस्था के केंद्र सब जगह शराब की दुकानें हो रही है। जहां जहां बद्रीनाथ केदारनाथ में तो लोग हमेशा जंग लड़ी रहे, अब आपके क्षेत्र में भी ऐसा होगा? हाँ, लड़ना पड़ेगा लोगों को, क्या करेंगे लोग, लेकिन सरकार मानने वाली कहाँ है। इसको तो राजस्व चाहिए भाई। जिसको हम देवभूमि कहते हैं, उसके कुछ ऐसे धार्मिक स्थल ऐसे हैं उन एरियाओं पर तो ये दुकानें नहीं होनी चाहिए, जिससे वहां की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। सरकार ये ध्यान दे ही नहीं रही। अच्छा हरीश धामी जी, एक बात मेरा मन में बहुत लंबे समय से सवाल है, देवभूमि की जहां पर बात कही जाती है वो हरिद्वार तक ही क्यों सीमित रह जाता है? देवभूमि तो पूरा पहाड़ भी तो देवभूमि है। बिल्कुल, पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। चाहे आप नैनीताल कहें, चाहे आप हरिद्वार कहें, चाहे हमारे गढ़वाल का जितना भूभाग है भाई, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब वही है। फिर कुमाऊं में जाए तो हमारा जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, हमारा जो है माँ भगवती का जो है कोटगारी, ये सब आस्था केंद्र वही तो है। फिर ऊपर जाए थोड़ा हिमालय की ओर जाए तो भाई आपका जो है आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सब वही तो, शिव की तपोभूमि वही तो है। अब ये पूरा उत्तराखंड तो है ही देवभूमि, लेकिन आपको इस देवभूमि में ऐसे लोग बैठ गए हैं जो पापी है, पाखंडी है, मैं जिनको कहूंगा। अब वो लोग राज्य चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं होगा ही। और वो सतयुग में कहा भी गया था, कलयुग में एक बार पाप बढ़ेगा, पाप का राज होगा, जब अंत होगा तो फिर उसके बाद कुछ अच्छा होगा। तो अब निश्चित तौर पे 2026 का लास्ट जो है पापियों का अंत है। 2027 से फिर उत्तराखंड देवभूमि में फिर उदय होगा। भगवान के जो सच्चे गण हैं वो फिर पैदा होंगे। नहीं, जैसे राक्षस रूपी जो गण थे वो उनका विलुप्त होंगे। नहीं, भाजपा जैसे कहती थी कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा उत्तराखंड में और पर्वतीय जो राज्य है उन पर होता था, लेकिन मिथक तोड़ने की बात भाजपा ने किया है, मिथक तोड़ा भी है। लेकिन अब भाजपा कहती कि हम हैट्रिक लगाएंगे। और जहां तक हरीश धामी की बात आ रही है तो हरीश धामी अपने क्षेत्र के दमदार विधायक हैं और जीतने की कुव्वत रखते भी हैं और जीतेंगे भी। क्या कांग्रेस के बाकी विधायक भी जीतकर आकर क्या सरकार बना पाएंगे 27 में? इसकी श्योरिटी है? बिल्कुल 101%। हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप हैं सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। नए चेहरों को सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। ये सीधे सीधे हमारे जो है लीडरशिप का कहना है। और जीतने वाला भी ऐसा जो समाज के हित के लिए काम करता हो, जो उत्तराखंड के जनमानस के हितों की बात करता हो, वो लोग चुनाव लड़ेंगे। और इस बार 50 सीट से आगे जाएंगे हम। इस बार भाजपा को हम उसको उसकी हैसियत बताने का काम करेंगे उत्तराखंड में। इनके जो ये घमंडी पदाधिकारी हैं जो अपने आप को सर्वसमर्थ मान रहे हैं, इनको मानना चाहिए कि लंकापति रावण का घमंड नहीं रहा। तो भाई तुम हो क्या, तुम किस मिट्टी के बने हो? तुम्हारी तो पैदाइशी जो है अंग्रेजों के मुखबिरों की है। अच्छा हरीश धामी जी, क्या इस बार युवाओं को और नए चेहरों को मौका मिलेगा कांग्रेस में? देखिए, ये तो हाईकमान का फैसला है। ये आप क्या चाहते हैं, मिलना चाहिए? ये मेरा तो ये मानना है जो हाईकमान का फैसला होगा, जो हमारे उत्तराखंड के सीनियर लीडर का जो आपस का एक जो मानना होगा, जो तय करेंगे वो सर्वमान्य होगा। हरीश रावत जी अगर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के कगार में है। क्या लास्ट बार चांस खेला जा सकता है एक बार और उनके नेतृत्व में कुछ देखने को मिल सकता है इस बार? देखिए, हरीश रावत जी ने साफ कहा है मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। अगर पार्टी चाहेगी तो उनका सदुपयोग करेंगे। अच्छा। और निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि पार्टी उनका जो अनुभव है और उनके जो सक्रियता है, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में हर जगह उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, उन सबको जो है एकजुट करके वो काम कराएंगे। बाकी मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा तो हाईकमान का फैसला है। हाईकमान जिसको कहेगा वो बनेगा। कि नए चेहरे भी अगर देखा जाए तो आपके यहाँ जो नए लोग हैं, ऊर्जावान हैं बहुत सारे लोग, 2-4 नाम आप कहेंगे तो मैं ही गिनवा देता हूँ। आपके यहाँ पर ज्योति रौतेला हैं जो लगातार सड़कों पर
धामी सरकार के लिए मोर्चा ले बैठती हैं, गरिमा दसोनी है जो मीडिया के माध्यम से मोर्चा लेकर चलती हैं। क्या ऐसे चेहरों को भी मौका देना चाहिए कांग्रेस? देखिए, यह हाईकमान का डिसीजन है। नहीं, आप टिकट के मामले में मैं कोई कमेंट नहीं हरीश धामी की अपनी क्या राय हो सकती है, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए? देखो, हरीश धामी तो आए यूथ कोटे से है, तो मैं तो चाहूंगा यूथ को मौका मिले। और पहली बार 2012 में 7 लोगों को यूथ कांग्रेस के कोटे से टिकट भी दिया था माननीय राहुल गांधी जी ने, जिसमें हम 2 लोग जीते थे, मैं और ललित पासवान जी जीते थे। और वही उन्हीं का आशीर्वाद रहा है कि मैं आज तीसरी बार विधायक हूँ। जब उन्होंने टिकट दिया तो उसमें उन्होंने एक शब्द साफ साफ कहा था कि टिकट दे रहा हूं, जनता से जो वादे करोगे वो पूरे करना, अगर नहीं करोगे तो अगली बार 100% टिकट नहीं दिया जाएगा। और उनके बताए हुए रास्ते पे चले, आज मैं तीसरी बार का विधायक हूं ना, तो निश्चित तौर पर मुझे लगेगा और लगता है कि माननीय राहुल जी की नजर अगर किसी युवा पर होगी तो उसका टिकट मिलेगा, कोई नहीं काट सकता टिकट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप K24 न्यूज के माध्यम से धारचूला विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रे 9 दिनों का माता रानी का जगराता भी लगा हुआ है और आप चुनाव में कदम रखने वाले हैं, अगले साल आते ही आप चुनाव में जाएंगे, तो K24 न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं नवरात्रि के इस पावन बेला पर मैं समस्त धारचूला विधानसभा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता रानी सबके घर में खुशियाँ लाए, सबकी प्रगति हो, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति हो। और हमारे पहाड़ में का नाम दुबागे जाड़ है जो, पातिक जब फूल है जो, रोज नवरात्रि की तरह खुशियों का उत्सव सबके घर में हो। और दूसरा, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमारा जो न्यूज़ K24 है, सभी धारचूला के लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसको फॉलो करें, क्योंकि एकमात्र K24 ही एक ऐसा न्यूज़ है जो धारचूला विधानसभा के लोगों के ज्वलंत मुद्दों को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसके लिए मैं K24 को जो है बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा और माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि K24 अपने आप में जो है एक नेशनल चैनल के रूप में उभरे और आप हमेशा ऐसी धारचूला ही नहीं, पूरे उत्तराखंड या पूरे देश के लोगों की जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, यही मेरी शुभकामना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे मुद्दे रखे और कहीं ना कहीं बेबाकी से सवालों का जवाब भी दिया। एकमात्र ऐसे विधायक हरीश धामी बेबाकी से बोलते हैं, डरते नहीं हैं और लड़ते हैं। इस बार उन्होंने वादा किया है कि पिथौरागढ़ जनपद के 4 सीट और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही है। हालांकि मुख्यमंत्री चेहरे होने से उन्होंने इनकार कर दिया है, सभी काबिल हैं और भी लोग उन्होंने कहा है, लेकिन कैबिनेट में हरीश धामी को हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमांत की जनता चाहती है कि हरीश धामी कैबिनेट पहुंचे। 2027 में अगर कांग्रेस आती है तो डेफिनेटली हरीश धामी वहां तक पहुंचेंगे भी। K24 न्यूज में आज मैं इसको इंटरव्यू नहीं कहूंगा, ये पॉडकास्ट ही पूरा है और इतना समय दिया आपने, कीमती समय आपका होता है, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरीश धामी जी। धन्यवाद, नमस्कार।